नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं सीएचओ में आने वाले तमाम उन क्वेश्चंस की। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इंपॉर्टेंट। आज के इस टॉपिक में क्या रहने वाला है खास, आज के इस टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको हम डील करने वाले हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। और शुरुआत करते एक शानदार सेशन की। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो अपने आप को एक ताकत, हिमाकत और मजबूत इरादों के साथ में जोड़ दीजिए शानदार सेशन के साथ में, जिसमें अगले 1 से 2 घंटे में हम बहुत ही जबरदस्त टाइप के सेशंस में क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चंस जो है सीएचओ एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बेस रहेगा। तो सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट सीएचओ सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया कि लास्ट सीएचओ सेशन के अंदर हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पे आपसे पूछा था, और हमने पूछा था कि नर्सेज मैन प्रायोरिटी इन असेसमेंट while caring for the client having spontaneous abortion। अगर किसी क्लाइंट के अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा हो, प्यारे दोस्तों, अगर किसी क्लाइंट के अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा हो और उसको एज ए नर्स आप केयर दे रहे हैं, द क्लाइंट दैट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और अगर आप उसको केयर दे रहे हैं तो मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी एज ए नर्स वहां पे। यू आर गोइंग टू असेस ए क्लाइंट हु हैव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड you are going to care the client, what is the main priority? पहला है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हेमरेज, सब इन्वोल्यूशन और इक्लेम्सिया। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अबॉर्शन चाहे कोई भी हो प्यारे दोस्तों, देयर इज वैरायटी ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन को हम क्या किस नाम से जानते हैं? जब हम अबॉर्शन की बात करते हैं तो अबॉर्शन जो होता है, अबॉर्शन, इसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप के अबॉर्शन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। जिसमें एक अबॉर्शन आपने देखा होगा कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर जो है आपका यूट्रस जो है उसका सेक पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता है और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूरा ही बाहर आ जाता है। पहली बात तो अबॉर्शन कहते हैं किसको है? तो अबॉर्शन की एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर प्रेगनेंसी जो है या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है 20th वीक ऑफ गेस्टेशन जो होता है उससे पहले ही मदर के वूम से बाहर आ जाए, वाइबिलिटी से पहले ही बाहर आ जाए, है ना। बिफोर वाइबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट फ्रॉम द वूम and the gestational period is 20 to 21 week of life। तो उससे पहले ही अगर वो बाहर आ जाए तो उसको अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन में कंप्लीट प्रोडक्ट बाहर आ सकता है, समटाइम अबॉर्शन इज इनकम्प्लीट माय डियर फ्रेंड। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का कुछ पार्ट जो है वो रिटेन कर जाता है यूट्रस के अंदर, तो कुछ बाहर आ जाता है, कुछ अंदर ही रह जाता है। इसके अलावा अबॉर्शन के अंदर हम पढ़ते हैं थ्रीटन्ड अबॉर्शन, है ना। अबॉर्शन में हम पढ़ते हैं मिस्ड अबॉर्शन, और एक अबॉर्शन का ये जो टाइप है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ये सभी तरह के अबॉर्शन वहाँ पे हम पढ़ते हैं। इस अबॉर्शन के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो बाहर आता है, मान लो कुछ प्रोडक्ट अंदर रह गया, वो इनकम्प्लीट टाइप का अबॉर्शन रहा, तो ब्लीडिंग एक बड़ा कंसर्न इश्यू है, नो डाउट। व्हेनेवर वी टीच अबाउट द अबॉर्शन, ब्लीडिंग एक बड़ा कंसर्न इश्यू होता है। हेमरेज के लिए मरीज को हमेशा से असेस करना होता है। समटाइम द क्लाइंट हैव मैक्सिमम हेमरेज दैट विल लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक। हेमरेज जब बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्लाइंट में वेंट इनटू द हाइपोवोलेमिक शॉक, तो हेमरेज इज ए बेस्ट प्रायोरिटी। इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका होता है, तो इसका अबॉर्शन में कोई रोल नहीं है। सब इन्वोल्यूशन क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक होता है इन्वोल्यूशन, एक होता है सब इन्वोल्यूशन। जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में ये टर्म यूज होता है। नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, वहाँ पे एक इन्वोल्यूशन का प्रोसेस होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी आपके ऑर्गन है, जैसे यूट्रस है, बाकी ऑर्गन जो है, पेल्विक ऑर्गन जो है, वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाते हैं धीरे धीरे। ये 42 डेज का पीरियड होता है बच्चे के बर्थ होने के बाद में। 6 वीक का पीरियड हम इसको बोलते हैं। इन्वोल्यूशन का जो पीरियड होता है वो 6 वीक या 42 डेज का होता है। और इस टाइम के दौरान क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जैसे होते हैं उस शेप के अंदर वापस लगभग आ जाते हैं, उसको हम इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं। स्पेशली यूट्रस के लिए ये वर्ड यूज होता है। और मान लो वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है
and that will lead to complication after delivery, that is the postpartum hemorrhage or something like that. तो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाना इन्वोल्यूशन कहलाता है, नहीं आ पाना सब इन्वोल्यूशन कहलाता है। इक्लेम्सिया प्यारे दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और उस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में अगर वहाँ पे जो है प्रोटीन यूरिया और एडिमा होने लग जाए तो उसको हम इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये इन्वोल्यूशन वहाँ पे रहेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आंसर हेमरेज बनेगा, क्योंकि अबॉर्शन जो है उसमें मरीज में किसकी रिस्क रहती है, रिस्क ऑफ हेमरेज वहाँ पे हमेशा बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल पीपीएच जो है उसका ध्यान रखना होता है, और प्यूपेरियम पीरियड जो है वो इनिशियल पीरियड होता है, उसमें इन्वोल्यूशन का मतलब होता है यूट्रस का अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाना। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन से ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा होता है। बहुत इजी है, आप सबको पता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। हर बार इम्यूनोग्लोबुलिन से एक सवाल एग्जाम में बनता ही बनता है। बॉडी के फ्लूइड में पाया जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन जो फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट जब हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स जो है प्यारे दोस्तों वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, इसमें बी लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है। कौन सी इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट जो है वो देता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट जो होता है प्यारे दोस्तों ये देता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट जो है वो आपको देगा ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट जो है वो आपको देगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। प्यारे दोस्तों ये जो टी लिम्फोसाइट है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, इसमें 2 तरह के प्रोटीन वाले प्रोडक्ट होते हैं। एक सेल को हम नाम देते हैं CD4 सेल, और एक सेल को नाम देते हैं CD8 सेल। याद रखना CD4 सेल जो होती है और एक CD8 सेल होती है। CD8 सेल जो है इसको सप्रेसर सेल बोलते हैं, CD4 सेल जो होती है इसको हेल्पर सेल बोलते हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक CD8 सेल जो है इसको सप्रेसर सेल बोलते हैं, CD4 सेल को हम क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल। यह है हेल्पर सेल और यह है सप्रेसर सेल, सप्रेसर। तो ये जो हेल्पर सेल है CD4 सेल, ये क्या हेल्प करती है प्यारे दोस्तों, तो ये हेल्प करती है कि जो बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट को कन्वर्ट करती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर, है ना, मैक्रोफेजेज के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेज, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट करती है हेल्पर सेल, दैट इज CD4 सेल। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है, जिस इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। जैसे अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन है, आपको इनको याद रखना है। गाम दे, ये एक इंपॉर्टेंट मिनोमिक्स है जिससे आप इम्यूनोग्लोबुलिन को याद कर सकते हो। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है वो टोटल नंबर है, हम 5 पढ़ते हैं और इनको गाम दे से याद करते हैं प्यारे दोस्तों। इस गाम दे के अंदर IgG जो होता है ये एक एबंडेंट नंबर में पाया जाने वाला एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। और ये जो IgG है जो है ये सबसे ज़्यादा नंबर में होता है, लेकिन अगर बोले साइज में सबसे बड़ा तो मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो IgM होता है। एबंडेंट नंबर पूछे प्यारे दोस्तों तो IgG करना है, और अगर आपको ये पूछे कि साइज में सबसे बड़ा कौन सा होता है तो मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन IgM होता है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि किसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक है, कौन सा मेरिक है, पेंटामेरिक। तो अगर आपको पेंटामेरिक पूछे तो भी आपका जवाब IgM होगा। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो पेंटामेरिक है तो IgM है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मैक्रो है, लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज तो IgM है। एबंडेंट नंबर में कौन सा होता है तो IgG है। बॉडी फ्लूइड में कौन सा पाया जाता है IgA है। बॉडी फ्लूइड बोलो या ब्रेस्ट मिल्क बोलो, तो बॉडी फ्लूइड में कौन सा पाया जाता है तो IgA है। बॉडी सरफेस के ऊपर कौन सा पाया जाता है तो IgD है। बॉडी सरफेस के ऊपर कौन सा होता है तो IgD है। और एलर्जिक कंडीशन में कौन सा बढ़ता है, एलर्जिक कंडीशन में तो IgE है। एलर्जिक कंडीशन में बॉडी सरफेस के ऊपर मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, लार्ज इन साइज, बॉडी फ्लूइड के अंदर, एबंडेंट नंबर के अंदर। बॉडी फ्लूइड में फिर ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा होता है IgA। एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछते हैं कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है प्यारे मित्रों, इनमें अगर किसी को मान लो कोई एंटीजन बॉडी में घुस जाए और ये इम्यूनोग्लोबुलिन अपने नंबर को बढ़ाने लगेंगे, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे पहले वहाँ पे रेस्पॉन्ड करता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर प्राइमरी रेस्पॉन्स देने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है
तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी रेस्पॉन्स देने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो हमेशा IgM होता है, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, याद रखना सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन देगा, तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देता है IgG। तो IgG का इम्यून रेस्पॉन्स होता है सेकेंडरी, और IgM का इम्यून रेस्पॉन्स होता है हमेशा प्राइमरी। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसको देखे भी एग्जाम में सवाल बना हुआ है। तो IgM और IgG। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ये एक अगला सवाल है ना, जिसको हम नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो मां से बच्चे में मिलती है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू IgA मिलता है, तो कौन सा है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो IgG कैन क्रॉस द प्लासेंटा। यही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्या कर सकता है, कैन क्रॉस द प्लासेंटा, कैन क्रॉस द प्लासेंटा। सारे सवाल एग्जाम में बने हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे सवाल एग्जाम में बने हुए हैं। फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी देना, कौन सा सबसे एबंडेड, एबंडेड वर्ड आती ही है, याद रखना। एबंडेड वर्ड में बॉडी में कौन सा होगा, मतलब सारे इम्यूनोग्लोबुलिन में एबंडेड कौन सा है। अगर ये पूछे कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एबंडेड नंबर में ब्रेस्ट मिल्क में होता है, तो एबंडेड पूछे तो फिर IgA होगा, ब्रेस्ट मिल्क का नाम ले लिया है। ऐसा मत बोलना कि एबंडेड वर्ड आ गया तो IgG होगा। एबंडेड कहाँ, ब्लड के अंदर या ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ब्रेस्ट मिल्क में पूछे तो फिर एबंडेड कौन सा हो गया, A हो गया। बाकी सभी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। तो इन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन के एक एक सवाल एग्जाम में बनते हैं। देयर इज मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम इम्यूनोग्लोबुलिन, तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सारे ही तरीके के क्वेश्चंस जो है इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके यहाँ पे तैयार करने हैं, ताकि एग्जाम में अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां पे गलत ना हो। अगला क्वेश्चन जो आप लिखे और तमाम रसगुल्लों को जगा दे भाई, सुबह हो चुका है, उनसे पूछे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेशन से जुड़े, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, क्योंकि बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बातें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी द मोस्ट अनलाइकली रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोला, मोस्ट अनलाइकली रिस्क फैक्टर फॉर RDS, फॉर RDS। RDS के लिए मोस्ट अनलाइकली रिस्क फैक्टर कौन सा है। अनलाइकली रिस्क फैक्टर का मतलब हो गया कि कौन सा RDS का रिस्क फैक्टर नहीं है, ये मतलब हो गया मोस्ट अनलाइकली रिस्क फैक्टर का। पहला लिखा हुआ है सेकंड बोर्न ऑफ ट्विन, क्रॉनिक मैटरनल हाइपरटेंशन, नियोनेट ऑफ डायबिटिक मदर और नियोनेट बोर्न एट 36 वीक। सवाल को पढ़ा ही नहीं, सवाल को पढ़ा ही नहीं। प्यारे दोस्तों, सवाल जब तक ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जब तक लगाई नहीं जाएगी, कहानी दिमाग में घुसेगी नहीं। क्योंकि यहाँ हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि RDS के ऊपर सबसे ज्यादा किसको रिस्क है। हमने क्या लिखा, देखो वर्ड क्या लिखा, हमने वर्ड लिखा मोस्ट अनलाइकली। मोस्ट अनलाइकली का क्या मतलब होता है सर, मोस्ट अनलाइकली का मतलब होता है कि जो रिस्क फैक्टर नहीं है, नॉट ए रिस्क फैक्टर, ऐसा पढ़ो इसको। मोस्ट अनलाइकली वर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से RDS नहीं होता है, इट्स नॉट ए रिस्क फैक्टर, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट अनलाइकली। मैक्सिमम लोगों का अभी भी आंसर गलत है प्यारे मित्रों। मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्योंकि कहानी इतनी है कि सवाल में थोड़ा ट्रिक है और उस ट्रिक को पकड़ना पड़ेगा। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब तक पहुंच पाते हैं। पहला है सेकंड बोर्न ऑफ ट्विंस, क्रॉनिक मैटरनल हाइपरटेंशन, नियोनेट ऑफ डायबिटिक मदर और नियोनेट बोर्न एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन। RDS जो बीमारी होती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। RDS जो बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये बीमारी जो होती है ये हमेशा लंग्स के कोलैप्स होने की वजह से होती है। मतलब व्हेनेवर द चाइल्ड हैव लंग्स हैव नॉट एक्सपांडेड, लंग्स जो है वह जब नॉट एक्सपांडेड होते हैं, नॉट एक्सपांडेड, और हम ये कह सकते हैं कि कोलैप्स लंग्स, कोलैप्स लंग्स रहते हैं, तो ये बीमारी होती है RDS। इस बीमारी में RDS में जब लंग एक्सपांड नहीं हो पाते हैं, लंग्स कोलैप्स रहते हैं, तो प्यारे दोस्तों क्या होता है कि जो मरीज रहता है, इसमें लंग्स के कोलैप्स होने का एक खास कारण है। अब आप कहोगे सर ये क्या कारण है,
तो कारण होता है एलएस रेशियो। एलएस बोलते हैं प्यारे दोस्तों लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। ये जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन होता है इनका रेशियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये रेशियो कि नॉर्मल एलएस रेशियो जो होता है वो रहता है आपका जो एलएस जो है ये 20 वीक ऑफ गैस्टेशन में, हमने बताया था पहले भी, 20 वीक ऑफ गैस्टेशन जो होता है उसके अंदर ये बनना शुरू हो जाता है ना, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 20 वीक ऑफ गैस्टेशन के अंदर। उसके बाद में हमने बताया कि जब 28 वीक होता है, 28 वीक ऑफ गैस्टेशन होता है, 28 वीक ऑफ गैस्टेशन, तो उसमें क्या रहता है कि ये जो रेशियो रहता है एलएस रेशियो, ये आपका रेशियो रह जाएगा 2:1, जो आप एमनियोटिक फ्लूइड में चेक करते हो। सवाल ये भी बना है कि एमनियोटिक फ्लूइड में हम इस रेशियो को कब चेक करते हैं, तो 28 वीक ऑफ गैस्टेशन पे, और जब हम चेक करते हैं तो ये रेशियो होता है 2:1। और 32 वीक ऑफ गैस्टेशन में प्यारे दोस्तों ये जो रेशियो हो जाता है ये 1:1 हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। नॉर्मल एलएस रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए, और ये रेशियो 28 वीक पे पहली बार हम एमनियोटिक फ्लूइड में चेक करते हैं, और 32 वीक ऑफ गैस्टेशन पे ये रेशियो वापस क्या हो जाता है 1:1। जब बच्चा टर्म एज का हो जाएगा, टर्म एज कितनी बताई हमने 37 वीक ऑफ गैस्टेशन, तो 36 वीक ऑफ गैस्टेशन के बाद में लगभग 37 वीक ऑफ गैस्टेशन में ये रेशियो वापस 2:1 हो जाता है, और ये बहुत जरूरी है। तो एलएस रेशियो जो होता है लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, इस रेशियो के अंदर ध्यान रखना कि हम सबसे पहले इसको 20 वीक ऑफ गैस्टेशन में ये बनना शुरू होता है। हमने यहाँ पे बताया 28 वीक पे ये रेशियो 2:1 होता है, हमने बताया 32 वीक पे ये रेशियो 1:1 होता है, हमने बताया 37 वीक पे ये रेशियो 2:1 होता है। अब कोई भी बच्चा जो 37 वीक से पहले पैदा होगा उसमें रेशियो गड़बड़ होगा, एक सिंपल कंसेप्ट है। तो ये 37 वीक से बच्चा पहले पैदा हो रहा है और ये बच्चा बोर्न हो रहा है 36 वीक पे, इसका मतलब इसके अंदर रेशियो सही नहीं है, एलएस रेशियो गड़बड़ है। और जब इसमें एलएस रेशियो गड़बड़ होगा तो इसके लंग्स कोलैप्स रहेंगे, और लंग्स कोलैप्स रहेंगे तो इस बच्चे को आरडीएस होगा। ये एक सिंपल सी बात है, इस बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, क्योंकि ये टर्म बेबी नहीं है, ये प्री टर्म बेबी की कैटेगरी में आता है। ये कौन सी बेबी की कैटेगरी में आ गया, ये प्री टर्म बेबी की कैटेगरी में आ गया। तो याद रखना कि हम यहाँ पे सिर्फ 37 वीक से ही कैलकुलेट करेंगे। अब होगा सर नहीं 34 से 36 वीक पे हो जाता, हाँ हो जाता है, लेकिन अभी हमें टर्म और प्री टर्म डिटरमाइन करना है, हमें इसको आरडीएस करवाना है। हम जिसको आरडीएस करवाना चाहते हैं उसमें ये कैटेगरी आएगी। आपका जो न्यूनेट है जो 36 वीक पे बोर्न हो रहा है, इसमें आरडीएस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये प्री टर्म बेबी है। प्री टर्म बेबी में आरडीएस होने की पूरी रिस्क है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर वेरी प्रोन टू रिस्क। कल भी हमने आपको बताया कि अगर मदर को डायबिटीज है तो बच्चे में एलएस रेशियो गड़बड़ होता ही होता है, ये एक सिंपल सा टास्क है। और जब माँ में एलएस रेशियो गड़बड़ होगा तो बच्चा जो है उसमें आरडीएस होगा। तो डायबिटिक मदर का बच्चा जो है हमेशा आरडीएस के रिस्क पे रहता है। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है क्रॉनिक मैटरनल हाइपरटेंशन। अगर माँ को लंबे समय से हाइपरटेंशन था, इसको क्रॉनिक मैटरनल हाइपरटेंशन कहते हैं, तो माँ को लंबे समय से हाइपरटेंशन था तो बेबी में हमेशा आरडीएस होने की रिस्क रहेगी, क्योंकि माँ ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई है। याद रखना जो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, याद रखना जो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की रिस्क जो है वो पूरी रहेगी। इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। लेकिन याद करो दोस्तों, सेकंड बोर्न ऑफ ट्विन, सेकंड बोर्न ऑफ ट्विन का मतलब हो गया कि ट्विन बच्चों में दूसरे नंबर पे जो बच्चा बोर्न हुआ, सेकंड बोर्न ऑफ ट्विन का मतलब क्या हो गया, ट्विन बच्चे हुए थे, पहले एक बच्चा बोर्न हुआ फिर दूसरा बच्चा बोर्न हुआ, देयर इज नॉट नेसेसरी कि उसको आरडीएस हो, है ना। अगर दो ट्विन बच्चे हैं, टर्म डिलीवरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई इट इज आरडीएस, चाहे वो पहले पैदा हो चाहे बाद में पैदा हो। तो सेकंड बोर्न ऑफ ट्विन जो है उसमें आरडीएस इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ट्विन बच्चे हैं उनमें जो दूसरे नंबर पे बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से पैदा हो जाएगा, पहले एक बच्चा पैदा हो जाएगा फिर दूसरा, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। यहाँ रिस्क दिया देखो, हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है, और प्रीटर्म डिलीवरी 36 वीक, हालांकि 37 वीक अच्छा माना जाता है, 36 इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर हम सीधा थ्योरेटिकली सोचें तो गैस्टेशनल एज के हिसाब से ये प्रीटर्म डिलीवरी है।
पर इस सेकंड बॉन्ड ऑफ ट्विन में कोई समस्या होने की रिस्क नॉर्मली लग नहीं रही हमें, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। बी, सी और डी जो है वो तीनों यहाँ पे नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्विन में लो बर्थ वेट बेबी होगा, इस किसने बोला भाई? मॉडल पेपर आ जाएंगे, परिहार कौन है भाई? परिहार मॉडल पेपर मिल जाएंगे, है ना, जो फ्री मॉडल पेपर है वो ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको, थोड़ी शांति रखें, है ना, और जब हो गए तब आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि अब मॉडल पेपर खोल दो, अवेलेबल है ना, तो चिंता ना करें। अभी ये पेपर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने पे फोकस करो ना, सुबह सुबह इतना काहे को कन्फ्यूजन हो रहे हो, है ना। अभी तो सेशन में आग लगाने की जरूरत है, अभी तो शुरुआत हुई है। इतना इजी सवाल है और ये भी गलत होगा फिर बता रहे हैं हम, है कि नहीं? और जब गलत होने शुरू होते हैं एग्जाम में सवाल तो फिर नंबर कटने शुरू होते हैं। सही होगा तभी 4 नंबर आएंगे, गलत होने पे तो 1 माइनस होगा, 1 तो जाएगा, साथ में 4 और जाएंगे तो टोटल 5 कट जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे सवाल ने क्या पूछा है प्यारे दोस्तों कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए न्यू बॉर्न? नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ए न्यू बॉर्न ऑन 83rd डे ऑफ लाइफ। जिंदगी के तीसरे दिन पे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या होगा न्यूबॉर्न बेबी में? जब हम इस सवाल को पढ़ेंगे और हीमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल न्यूबॉर्न बेबी में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि इसमें क्या बात है सर, 18.5 होता है, जो कि गलत है प्यारे दोस्तों। मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि इजी नहीं होता है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं आसान दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हालांकि कोशिश अच्छी रहती है हमारी, लेकिन सवाल जो है ना उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोशिश हमारी बेकार ही जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करके पढ़ते हैं, हम सिर्फ कट कॉपी पेस्ट पे विश्वास कर लेते हैं, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो सुबह सुबह थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंट करो अगरबत्ती लगा के, क्योंकि कहानी ये है कि जवाब गलत होंगे, कहानी ये कि जवाब गलत होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या है न्यूबॉर्न में? प्यारे दोस्तों हीमोग्लोबिन की जब नॉर्मल लेवल की बात करें एक न्यूबॉर्न बेबी में तो 17 से 20 ग्राम कितना होता है? 17 से 20 ग्राम परसेंटेज होता है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है कि न्यूबॉर्न बेबी का 17 से 20 ग्राम परसेंटेज। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा रहता है। न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी का नंबर जो है वो भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। हमने बोला था 4 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर आरबीसी होती है। हमने बोला इस आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो 60 से 80 दिन ही होता है। 60 to 80 डेज जो है यह आरबीसी का क्या रहता है? लाइफ स्पान रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसी का लेवल, आरबीसी का लाइफ स्पान किसी भी न्यू बॉर्न बेबी में कितना कितना रहता है। अब होगा क्या कि मान लो एक न्यू बॉर्न बेबी है और उसमें ये हीमोग्लोबिन है और बच्चा पैदा हो गया, जिंदगी का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, वो तीसरे दिन तक पहुंच चुका है। और जब बच्चा पैदा होगा तब से शुरू हो जाएगा कहानी कि ये जो आरबीसी है इसका टूटना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। आरबीसी जब टूटेगी तो कौन टूटेगा? आरबीसी जब टूटेगी तो आरबीसी कम होगी तो कौन कम होगा? हीमोग्लोबिन भी कम होगा। इसीलिए तो बच्चे में इस हीमोलाइसिस की वजह से बिलीरुबिन बढ़ता है और ये बिलीरुबिन बढ़ता बढ़ता दूसरे दिन का जब बच्चा हो जाता है तो दूसरे दिन बच्चे को एक बिलीरुबिन का लेवल 5 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाता है और दूसरे दिन बच्चे के स्किन का कलर हमने बोला था येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो। और स्किन का कलर येलो क्यों हुआ? क्योंकि उस बच्चे में हीमोलाइसिस हुआ, आरबीसी टूटी, हीमोग्लोबिन टूटा, बिलीरुबिन बना, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा और जॉन्डिस हो गई। इस जॉन्डिस को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पर कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे ही बच्चा जो है वो बड़ा होने लगता है, बड़ा मतलब 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, और जब बच्चा 3 दिन पे पहुंचता है तब उसका आरबीसी और हीमोग्लोबिन टूटते टूटते 17 से कब 16 हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कहने का मतलब ये 17 से कम हो जाएगा और 17 से कम मतलब तीसरे दिन जाते जाते लगभग 16.5 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है। कितना रह जाता है? 16.5 ग्राम। 10 और 11 ग्राम तो बहुत ज़्यादा कम है, ये तो एक एनीमिक कंडीशन है भाई, इतना ही कम नहीं होगा। लेकिन हाँ कम तो होगा, लेकिन ये कम किस स्पीड में होगा? धीरे धीरे स्पीड में होगा।
तो नॉर्मली जो 17 से 20 होता है एट बर्थ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन 18.5 आप लिख सकते हो, लेकिन एट बर्थ नहीं पूछ के उसको 8th डे हमने लिखा। तो तीसरे दिन तक जाते जाते कुछ अमाउंट में मतलब अगर वो 18 था तो प्यारे दोस्तों वो 17 तक रह जाएगा, ऐसा रहेगा, 16.5 हो जाएगा, इस तरीके की कहानी रहेगी। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। समझ में आया कुछ मित्रों? छोटे सवाल आएंगे, इजी सवाल आएंगे सीएचओ के एग्जाम में, लेकिन ट्रिकी सवाल आएंगे, थोड़ा कंसेप्ट सवाल आएंगे। आप उनको जल्दी करने की कोशिश मत करना, आप उनको समझ के करने की कोशिश करना, क्योंकि आप जब समझना शुरू करोगे तब सवाल के सही होने की संभावना बढ़ेगी। हीमोलाइसिस इसका कारण है, याद रह गया, आसान है। हाँ, 3rd डे जाते जाते ये कितना हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण बताओ, कैरेक्टर मतलब गुण बताओ उस इन्फेंट के, इन्फेंट मतलब 0 से 1 साल का रसगुल्ला, एंड यंग चिल्ड्रन के, जवान बच्चों के, इन्फेंट और जवान बच्चों के कैरेक्टर बताओ जिसका जो एक्सपीरियंस कर रहा है मैटरनल डेप्रीवेशन का, माँ का खोना हो गया है, माँ का डेप्रीवेशन हो गया है, मदर की डेथ हो गई है। एक इन्फेंट बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, माँ का डेथ हो गया, मैटरनल डेप्रीवेशन है, तो उसके क्या गुण देखने को मिलेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा? वो छोटा सवाल है, बड़ा घाव देके जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा एक इन्फेंट में, यंग बच्चों में, जिसको माँ के खोने का एक्सपीरियंस है? एक्सट्रीम एक्टिव, टेंडेंसी टुवर्ड्स ओवर ईटिंग, प्रोनेस टू इलनेस, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। 4 ऑप्शन हमने लिखे हैं। इनका मतलब क्या होता है? पहला है एक्सट्रीम एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडेंसी टुवर्ड्स ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाएगा। तीसरा लिखा हुआ है प्रोनेस टू इलनेस, बीमार होने की रिस्क पे रहेगा। और रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई के प्रति जल्दी से रेस्पॉन्ड करेगा। 4 ऑप्शन है। माँ खो चुकी है, मतलब माँ की मृत्यु हो गई है, इन्फेंट एज का बच्चा है, कौन सी टेंडेंसी रहेगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा बच्चे का? समझ आया? सवाल समझ में आया? सवाल को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बता रहा हूं, तो कुछ रसगुल्ले जिनको हमारे इंग्लिश थोड़ा कम है, समझ में आता है, होता है भाई, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो हम हिंदी में भी बता रहे हैं। सवाल को हम इंग्लिश में भी लाते हैं, हिंदी में भी लाते हैं आप लोगों के लिए, और आई होप आपको समझना आसान हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में दिक्कत है, हम और उसको मॉडिफाई कर देंगे, आगे के सेशन में और ज़्यादा हिंदी इंग्लिश मिक्स के क्वेश्चन लाएंगे, तो मिक्स के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डील करेंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमने इस सवाल में पूछा, तो ध्यान रखो कि पहला लिखा हुआ है एक्सट्रीम एक्टिव। अब हमेशा जब ऐसा सवाल है कि माँ के खोने से बच्चे में क्या कैरेक्टर होगा, तो एक में कह रहा है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा इलनेस के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स रहेगा, तो ये कोई मतलब नहीं है, मतलब नॉन सेंसिबल चीज़ है कि स्टिमुलाई के प्रति बहुत रेस्पॉन्ड करेगा या बहुत एक्टिव रहेगा। ये तो एक नॉर्मल बच्चे का बात होता है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ना तो ये स्टिमुलाई के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड करेगा, न ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिव रहेगा। मतलब ये दोनों बातें ही गलत है, न तो ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलाई से रेस्पॉन्ड करेगा, न ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा इलनेस का, ये दोनों ही गलत है। और एक लिखा हुआ है कि बच्चे में टेंडेंसी है ओवर ईटिंग का, तो ये भी यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा, ये बच्चा ओवर ईटिंग नहीं करेगा। बेसिकली हर न्यूबॉर्न बेबी को केयर मदर देती है, और मान लो बच्चे के माँ जो है वो जन्म से बच्चे में डेप्रीवेशन है मदर का, तो उसको केयर देने वाली मदर नहीं है। जब केयर देने वाली मदर नहीं है तो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोन रहेगा बीमारियों के। तो इस बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं होने की वजह से द चाइल्ड इज ऑलवेज ऑन प्रोनेस टू इलनेस, ये बच्चा हमेशा किसके रिस्क पे रहेगा? इलनेस के रिस्क पे रहेगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। द चाइल्ड इज ऑलवेज ऑन द रिस्क ऑफ प्रोनेस टू इलनेस, इलनेस का मतलब यहाँ पे बीमारी है, और बच्चा बीमार होने की पूरी रिस्क पे है जब माँ बच्चे की जन्म से एब्सेंट है, वहाँ पे मदर का डेप्रीवेशन है, और बहुत सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने की पूरी रिस्क इस बच्चे को लगातार बनी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन एलिवेटिंग द हेड ऑफ एन इन्फेंट इन ए स्पाइका कास्ट, एक बच्चे में कास्ट पहनाते हैं, उसको स्पाइका कास्ट कहते हैं। स्पाइका कास्ट जो होता है वो बच्चे में DDH एक बीमारी होती है कंजेनाइटल, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल
डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, इसको DDH बोलते हैं। और जब बच्चे में डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया होता है तो उसको स्पाइका कास्ट लगाते हैं, स्पाइका कास्ट लगाते हैं। सवाल कह रहे हैं कि जब स्पाइका कास्ट बच्चों को लगा हुआ है तो आप अवेयर रहेंगे दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू, क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, बच्चे को स्पाइका कास्ट लगा हुआ है। ये एक प्लास्टर है जो बच्चे को लगाते हैं जब उसके कुल्ले में गड़बड़ होती है, कुल्ले में गड़बड़ जन्म से होती है। ये जो हिप की प्रॉब्लम है, कुल्ले की प्रॉब्लम है बच्चे की, वो जन्म से होती है, उसको DDH कहते हैं। एग्जाम में ये भी आएगा कि DDH किसकी बीमारी है, कुल्ले की बीमारी है। तो जब वो बीमारी होती है तो एक कास्ट लगाते हैं, स्पाइका कास्ट। जब आप स्पाइका कास्ट लगा रहे हो तो आप किस चीज को लेके अवेयर रहेंगे। पहला है प्लेस फोल्डेड डाइपर एट द एज ऑफ द कास्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। लिमिट दिस पोजीशन टू 1 आवर एट ए मैक्सिमम, बिल्कुल गड़बड़ है। रेज द एंटायर मैट्रेस एंड स्प्रिंग एट द हेड ऑफ द बेड, यूज एटलीस्ट 2 पिलो अंडर द शोल्डर, तो ये बिल्कुल सही है तरीका कि आप रेज करके रखें एंटायर मैट्रेस और स्प्रिंग को हेड ऑफ द बेड से। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 2 पिलो जो है वो शोल्डर के नीचे रखना, मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल ही अबनॉर्मल है। जब आप सवाल को पढ़ेंगे, थोड़ा स्पाइका कास्ट आपने देखा नहीं है इसलिए थोड़ा समझना इसको मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको मैट्रेस को थोड़ा रेज करके रखना होता है और हेड ऑफ बेड को थोड़ा रेज करके रखना होता है ताकि जो स्पाइका कास्ट है उसको प्रॉपर पोजीशन में रखा जाए और वो कास्ट जो है वो अच्छे से काम कर पाए। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। A, B और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के सवाल CHO के एग्जाम में आने की थोड़ी संभावना कम है, इसलिए इसको थोड़ा हमने अवॉइड ही किया है क्योंकि ये कहानी थोड़ी अलग तरह की बन जाती है। अभी आपको इस सवाल के ऊपर फोकस करना है, द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। ये बहुत आसान सवाल है और CHO स्पेशल सवाल है, ऐसा समझे आप। देखो हर एक एग्जाम का एक क्राइटेरिया है कि CHO एग्जाम में कैसे सवाल आ सकते हैं, है ना। तो उस क्राइटेरिया के ऊपर खड़े उतरने वाले बहुत सारे सवाल है और जिसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो वैसे नहीं आते हैं, कुछ सवाल है जो आएंगे ऐसा। तो ये उस तरीके का सवाल है जिसके आने की पूरी रिस्क है, क्योंकि टाइप ऑफ जॉन्डिस आपको पता होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। हमने पढ़ा था टाइप ऑफ 2 जॉन्डिस होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। अब न्यूबॉर्न में टाइप ऑफ जॉन्डिस, वैसे न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है उसको हिमोलाइटिक ही कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? हिमोलाइटिक। हिमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है, हिमोलाइटिक जो जॉन्डिस होता है इसका मतलब RBC का ब्रेकडाउन, और न्यूबॉर्न में जो जॉन्डिस होता है वो RBC के ब्रेकडाउन से ही होता है। ये जो हिमोलाइटिक जॉन्डिस होता है इसमें RBC का हिमोलाइसिस होता है, टूटना होता है स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन में जब RBC टूटती है तो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है, और ब्लड में इस बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बिलिरुबिन जो होता है प्यारे दोस्तों, ये हमेशा अनकॉन्जुगेटेड होता है। कैसा होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जब ब्लड में बढ़ता है, नॉन सोल्यूबल बिलिरुबिन का लेवल जब ब्लड में बढ़ता है तो यहाँ पे जॉन्डिस हो जाता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है। ये जो स्किन का कलर येलो है, जॉन्डिस है। ये जॉन्डिस 2 तरह की होती है मित्रों। एक जॉन्डिस को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल, और दूसरा जॉन्डिस होता है पैथोलॉजिकल। आपको पता होना चाहिए कि लीवर के पहले अगर जॉन्डिस होती है जिसमें RBC ज्यादा टूटने से बिलिरुबिन बनता है, वो जॉन्डिस तो हमेशा कहलाती है हिमोलाइटिक। हिमोलाइटिक जॉन्डिस का एक और नाम है प्री हिपेटिक जॉन्डिस। हिमोलाइटिक जॉन्डिस का एक और नाम है प्री हिपेटिक जॉन्डिस। लीवर अगर इसका कारण बनता है हिपेटोजेनिक, तो इस जॉन्डिस को हम नाम देते हैं हिपेटिक जॉन्डिस। ये जॉन्डिस का दूसरा टाइप है, हिपेटिक जॉन्डिस। इसमें भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही बढ़ेगा। और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होती है ये पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस होता है। लीवर के बाद में जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर रुकावट की वजह से या गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने की वजह से अगर जॉन्डिस होती है, इस जॉन्डिस को हम नाम देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के 3 यहाँ पे टाइप रहते हैं। एक तो होता है हिमोलाइटिक जॉन्डिस जो प्री हिपेटिक जॉन्डिस है, लीवर से पहले स्प्लीन के अंदर RBC के ज्यादा टूटने की वजह से बिलिरुबिन ज्यादा बनता है, उस जॉन्डिस को हिमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। हिपेटोजेनिक जॉन्डिस लीवर खुद कारण है, लीवर की सेल गड़बड़ है, वहां पे आपके सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है, हिपेटाइटिस हो गया है, उस जॉन्डिस को हम हिपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस को ही हम ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस कहते हैं। लीवर के बाद में अगर कहीं पे भी बाइल के फ्लो में रुकावट आ जाए
उसको ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और आपका गोल ब्लैडर में कोई ना कोई रुकावट पैदा हुआ है। तो ऐसे 3 तरह के जॉन्डिस होते हैं। इन जॉन्डिस के अंदर जो पहला टाइप है प्री हेपेटिक जॉन्डिस या हीमोलाइटिक जॉन्डिस, उस जॉन्डिस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2 तरह के जॉन्डिस होते हैं। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में बच्चों में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो टर्म और प्री टर्म बेबी में 80% और 60%। अगर बच्चा आपका प्री टर्म है तो इसके होने के चांसेज है 80%, और बच्चा टर्म है तो इसके होने के चांसेज होता है 60%। जबकि मैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करूं तो ये टोटली 5% ही होता है, चाहे टर्म हो चाहे प्री टर्म हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आप बीमारी की वजह से होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के होने की संभावनाएं तो 5% है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने की संभावनाएं 60% और 80% रहती है। प्री टर्म में 80% और टर्म बेबी में 60% रहती है। तो यहाँ सवाल ने पूछा है कॉमन टाइप कौन सा रहता है जॉन्डिस का एक न्यूबॉर्न बेबी में। तो अब हम हीमोलाइटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव या हिपेटोजेनिक जवाब नहीं देके हमें फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में से यहाँ चूज करना होता है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज वैल्यू हमने पढ़ा है। हालांकि बड़ा नाम हीमोलाइटिक है, लेकिन इसके अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में फिजियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि हमने बोला था 60 और 80% रिस्क रहती है। अगर आपका टर्म बेबी है तो 60% और एक प्री टर्म बेबी है तो 80% चांस है कि उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो जॉन्डिस है जो पैदा होने के 24 घंटे के बाद में होता है। प्यारे दोस्तों दोनों में बड़ा डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो है वो जो पैदा होने के 24 आवर्स बाद में, 24 घंटे बाद में होता है, और इसमें किसी इलाज का जरूरत नहीं रहता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस वो है जो 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाता है, और जिसमें कारण है RH इनकम्पेटिबिलिटी, इसके अंदर एक कारण बनता है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर एक कारण बनता है। तो वो जॉन्डिस जिसके होने के कोज है, पैथोलॉजिकल कोज है, बीमारी है, ब्लड ग्रुप का मिसमैच है। RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर मदर जो होती है वो नेगेटिव होती है, बेबी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह से उनमें इनकम्पेटिबिलिटी होती है। ABO इनकम्पेटिबिलिटी में मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप O होता है, बेबी जो है उसका ब्लड ग्रुप A, B या AB होता है, और इनकी वजह से इनके अंदर जो है वहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ खास रीजन रहते हैं इन बीमारियों के होने के, कि साहब वहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड का लफड़ा हो रहा है, वहाँ पे ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, मदर O है, बच्चा AB है, ABO सिस्टम का गड़बड़ हो रहा है, और उसकी वजह से इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है। तो कारण चाहे RH हो चाहे AB हो, दोनों की वजह से इमोलाइसिस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इमोलाइसिस होगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही जॉन्डिस हो जाएगी। इस जॉन्डिस को हम नाम देते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो प्यारे मित्रों ये जॉन्डिस के टाइप की हमने बात कर ली, और जॉन्डिस में सिम्टम की हमने बात कर ली, और जॉन्डिस के इलाज की भी हम बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कुछ नहीं, आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो, और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में आप वहाँ पे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोटोथेरेपी 2 तरीके काम में ले सकते हो। अगर बिलिरुबिन 15 पार कर जाए तो फोटोथेरेपी स्टार्ट कर दो, और अगर बिलिरुबिन 20 पार कर जाए तो आप एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सहारा ले लो। अगला क्वेश्चन, बातें सभी की सभी है, याद रखना है, और अपने तरीके से और बेस्ट तरीके से याद रखना है। सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, व्हेन वॉमिटिंग इज अनकंट्रोल्ड इन एन इन्फेंट द नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ। एक इन्फेंट के अंदर अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ वॉमिटिंग? द वॉमिटिंग इज अनकंट्रोल्ड, होए जा रही है, होए जा रही है, पगली पागल हो गई है क्या है, क्यों होए जा रही है इतनी इन्फेंट के अंदर वॉमिटिंग? वी डोंट नो, लेकिन होए जा रही है। एक कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ वॉमिटिंग इन एन इन्फेंट? क्या क्या कारण हो सकते हैं बताइए। लेट्स सी आपको कितने कारण पता है। मान लो एक इन्फेंट है, पैदा हुआ है, अनकंट्रोल वॉमिटिंग हो रही है पहले ही दिन, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, जिंदगी के पहले दिन पे बच्चे को अनकंट्रोल वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है अनकंट्रोल वॉमिटिंग होने की जिंदगी के पहले दिन पे, पैदा होते ही? जवाब लिखो। मेनिंजाइटिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पहले इसोफेजियल अट्रेसिया, वेरी गुड,
ये अच्छी बात है। इसोफेजियल अट्रेसिया में वॉमिटिंग नहीं होती है लाले, हैं? देखो मैक्सिमम लोगों ने एक जवाब लिखा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, पाइलोरिक स्टेनोसिस कभी भी पहले दिन की बीमारी नहीं है ना, मतलब बहुत गलत कंसेप्ट के साथ में हो। कोई भी बच्चे को पैदा होते ही पाइलोरिक स्टेनोसिस कब होता है भाई? पाइलोरिक स्टेनोसिस एक्वायर्ड बीमारी है, और ये बीमारी तो आगे जाके कभी होगी जब बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का होगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस जन्म से थोड़ी होती है, इट इज नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है ना, ये तो कंजेनाइटल बीमारी है ही नहीं, तो पैदा होते ही पाइलोरिक स्टेनोसिस सबसे गलत कंसेप्ट है कि नहीं है? हाँ, तो पहले ही दिन की वॉमिटिंग का कारण पूछ रहे हैं हम। इंक्रीज आईसीपी, एक दिन के बच्चे में कहां से आईसीपी बढ़ेगा रसगुल्लो? थोड़ा तो सोचो कि क्या कंसेप्ट, क्या जवाब लिख रहे हैं हम। हाँ, समझ लो बात को। इंक्रीज आईसीपी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सूचर्स प्रेजेंट है, फॉन्टेनल प्रेजेंट है, तो पैदा होती आईसीपी बढ़ ही नहीं सकता, है कि नहीं है? क्योंकि फैलने के लिए जगह है वहां पे। याद रहेगा, याद रखो, पहले ही दिन वॉमिटिंग होने का बड़ा कारण होता है गैस्ट्राइटिस, दैट इज एमनियोटिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं इसको। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में पैदा होती है अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके होने का एक बड़ा कारण है एमनियोटिक गैस्ट्राइटिस। वो बच्चे ने जो एमनियोटिक फ्लूइड पिया है उससे बच्चे को गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ये बड़ा पॉसिबल थिंग है। तो एमनियोटिक गैस्ट्राइटिस जो है वो फर्स्ट डे की वॉमिटिंग का बड़ा कारण बन सकता है। एमनियोटिक गैस्ट्राइटिस फर्स्ट डे में वॉमिटिंग का बड़ा कारण है कि जो बच्चे ने फीड किया है, दूध पीना शुरू किया है, ओवर फीडिंग कर दिया। कई बार होता है ना, बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है तो अब बाहर ही आएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, इतना बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है। बच्चे का जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें फिजियोलॉजिकल जीआरडी है वो थोड़ा लूज हो गया है कि नहीं है? हाँ, तो ये भी कुछ कारण रहते हैं। तो ध्यान रखना, अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, पहला लिखा हुआ है टीटेनी। टीटेनी बेसिकली 8th डेज की बीमारी है, 8th डे डिजीज कहते हैं, 8वें दिन की बीमारी है टीटेनी। और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनाई है, क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनाई है। ये टीटेनी का पॉजिटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनाई, और इसको हम 8th डे डिजीज कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एसिडोसिस जो है ये कारण नहीं है, वॉमिटिंग से नहीं होता है। बेसिकली अगर डायरिया हो, तो डायरिया से एसिडोसिस होता है। वॉमिटिंग जो है वो कभी भी एसिडोसिस नहीं कराता है, इससे एल्केलोसिस होता है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। वॉमिटिंग क्या कराएगा, कैसे कि जब आपको खूब सारी वॉमिटिंग होती है तो पेट से सारे एसिड बाहर आ जाते हैं, और जब पेट से सारे एसिड बाहर आ जाते हैं तो अंदर क्या रहेंगे, एल्केलाइन मैटर। तो जब वॉमिटिंग होती है बहुत ज्यादा तो बॉडी में एल्केलोसिस होता है, ना कि एसिडोसिस। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर एक्टिविटी, तो जब भी बच्चे को वॉमिटिंग होगी तो खूब सारी वॉमिटिंग से बच्चा क्या होगा, अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग से बच्चा निर्जलीकरण का शिकार हो जाएगा, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब है फ्लूइड का डेफिशिएंसी होना, और जब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, फ्लूइड जो है उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगी, तो ये जो बच्चा रहेगा उसके अंदर लिथार्जीनेस आएगी और लेस एक्टिव हो जाएगा, बच्चा कभी भी हाइपर एक्टिव नहीं रहेगा। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे एक आसान सा जवाब बन जाएगा, और उसको हम क्या नाम देते हैं, एल्केलोसिस। एसिडोसिस होगा नहीं, टीटेनी होगा नहीं, और हाइपर एक्टिविटी वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप वुड बी। क्लेफ्ट लिप का आप रिपेयर कर रहे हो, कटे हुए होठ का रिपेयर कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा इमीडिएटली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर? पहला है प्यारे दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी को रोकना। उल्टी को रोकना, इसको हम क्या बोलते हैं, उल्टी को रोकना। उल्टी को रोकना हमारा पहला काम होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है मेंटेन ऑफ पेटेंट एयरवे, एयरवे को खुला रखना। एयरवे को क्या रखना, खुला रखना। पेटेंट का मतलब होता है खुला रखना, तो एयरवे को खुला रखना। एडमिनिस्टर ऑफ ड्रग टू रिड्यूस ओरल सिक्रीशन, ओरल सिक्रीशन को कम करना, दवाई से सिक्रीशंस को कम करना।
और एक लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देना, आईवी फ्लूइड देना। हमारा पहला प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा अगर बच्चा जो है वो क्लेफ्ट लिप के रिपेयर सर्जरी के बाद में हमारे पास में है तो? दो बीमारी है दोस्तों, एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चा बर्थ होता है उसके जन्म से लिप में कट लगा होता है, आइदर राइट और लेफ्ट, ज़्यादातर लेफ्ट में होता है, या पीछे पैलेटाइन पैलेट का फ्यूजन फेलियर होता है। और ये दोनों ही कंजेनाइटल एनोमली है, जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है ये दोनों ही कंजेनाइटल एनोमली है, जन्म से होती है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट। और ये कंजेनिटल एनोमली है, जन्म से होती है, लिप के ऊपर और पैलेट के ऊपर कट लगा होता है जन्म से। और ये जो कट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा कैपेबल नहीं है अच्छे से सक करने में, मतलब ये इंटरफेयर करता है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में। और सकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है यहाँ पे। मदर के ब्रेस्ट को बच्चा अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, सक नहीं कर पाएगा अगर बच्चा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ में। अब प्यारे दोस्तों, इन दोनों ही कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन दोनों ही कंडीशन को ठीक करने के लिए हम सर्जरी करेंगे। यहाँ पे दो तरह का सर्जरी होता है, जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है, जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है, जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इसकी सर्जरी को नाम देते हैं चिलियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं? चिलियोप्लास्टी। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को क्या बोलते हैं तो इस सर्जरी का नाम है चिलियोप्लास्टी। इस चिलियोप्लास्टी में क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं और रिपेयर कर देते हैं क्लेफ्ट लिप को। जब क्लेफ्ट लिप को रिपेयर किया जाता है सर्जरी के अंदर, तो रिपेयर करने के बाद में सवाल ने ये पूछा है कि उसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या रहेगा। आप इमीडिएट सर्जरी के बाद में इन्फेंट को क्या क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीका करेंगे, क्या चीज़ों को मेंटेन करेंगे। एक है वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग तो होने की रिस्क नहीं है भाई, वॉमिटिंग क्यों होगी, हमने तो सर्जरी किया है लिप का, तो इसके बाद में वॉमिटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे। जी हाँ दोस्तों, एयरवे जो है, क्योंकि ये ओरल एरिया की सर्जरी है और बच्चा जो है वो नाक और मुंह से सांस लेता है, ऑपरेशन के बाद में यहाँ पे सूजन होने की रिस्क रहती है और सूजन की वजह से उसको सांस लेने में कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसके एयरवे की पेटेंसी को बनाए रखना हमारी प्रायोरिटी है। एक तो एयरवे में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है सूजन से, दूसरा खूब सारे सिक्रीशंस बनते हैं, तो बच्चे में सिक्रीशंस की वजह से एयरवे की पेटेंसी गायब हो सकती है। तो सिक्रीशंस एक कारण बन सकता है और एयरवे की पेटेंसी दूसरा कारण बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस ओरल सिक्रीशन, ओरल सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, इसका जरूरत नहीं रहेगा। और पेरेंटल फ्लूइड देंगे, इसका जरूरत भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा कि हमें वहाँ पे मेंटेन करना है उस बच्चे में पेटेंट एयरवे को। हमें क्या करना है, उस बच्चे में मेंटेन करना है एयरवे की पेटेंसी को। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। हाउ मेनी सूचर्स आर प्रेजेंट इन एंटीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल में कितने सूचर पाए जाते हैं, ये सवाल ने पूछा है दोस्तों। सभी लोगों को जवाब लिखना है। पहला लिखा हुआ है 2, 30, 30, 4 और 5। सभी लोग जवाब लिखे। छोटा सवाल है, बड़ा घाव देगा। सूचर्स होता है, फॉन्टेनल होते हैं, और हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि फीटल स्कल में स्कल बोन भी पाई जाती है। सेशन को आग की तरफ फैला दीजिए। कुछ रसगुल्ले अभी भी सो रहे हैं, 8 बजे के भरोसे हैं, उनको जगा दीजिए। घंटा भर हो चुका है सेशन को और अगले 1 घंटे में खुद को और कॉन्फिडेंट कर सकते हैं अपने आप को इस सेशन से जोड़ के। और किसी ने कहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस, यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब यहाँ पे सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं तो जवाब के गलत होने की पूरी रिस्क है। हमने ये नहीं पूछा कि टोटल सूचर्स कितने होते हैं, हमने ये भी नहीं पूछा कि सूचर की लाइनिंग कितनी होती है,
हमने तो ये पूछा कि एंटीरियर फॉन्टेनल में सूचर कितने होते हैं, हमने ये पूछा कि एंटीरियर फॉन्टेनल में सूचर कितने होते हैं, और सभी रसगुल्लों ने लगभग गलत जवाब लिखा है, सभी ने लगभग गलत। हमने यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मैनी सूचर्स, कितने सूचर होते हैं, कहाँ पे, एंटीरियर फॉन्टेनल में। अब आज तक आपने यही सुना है कि टोटल सूचर कितने होते हैं, तब हमने बोला लैम्बडोइडल, सेजाइटल, स्क्वामस, जो है आपका फ्रंटल, और जो है आपका सेजाइटल। तो लैम्बडोइडल, सेजाइटल, फ्रंटल, स्क्वामस और जो है आपका कोरोनल। तो 5 सूचर हमने नाम सुने, और ये जो 5 सूचर है ये नहीं पूछा यहाँ पे ये पूछा है कि एंटीरियर फॉन्टेनल के सूचर बताओ। अब देखो, जब हम फिटल स्कल की बात करते हैं तो आगे की तरफ है एक फ्रंटल सूचर, इधर की तरफ है कोरोनल सूचर, यह है सेजाइटल सूचर। आप यहाँ पे देख रहे हो, यह है फ्रंटल सूचर, यह आपका सेजाइटल सूचर, और यह है आपका कोरोनल सूचर। और ये 3 सूचर कौन से हो गए, फ्रंटल, कोरोनल और सेजाइटल। 3 सूचर मिलके एक यहाँ पे सॉफ्ट सी जगह बनाते हैं जिसका शेप डायमंड जैसा होता है, और इस डायमंड शेप की सॉफ्ट सी जगह को हम किस नाम से जानते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल, या इसी को ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। ये जो अब बन गया आपका यहाँ पे, इसको हम किस नाम से जानेंगे प्यारे मित्रों, ये है आपका एंटीरियर फॉन्टेनल। और इस एंटीरियर फॉन्टेनल को मैं एक और किस नाम से जानता हूँ, ब्रेगमा के नाम से जानता हूँ, एंटीरियर फॉन्टेनल या ब्रेगमा। तो इसमें टोटल सूचर कितने हो गए, 3 सूचर हो गए। टोटल कितने सूचर इन्वॉल्व है, 3 सूचर। और सूचर लाइन की बात करें, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो सूचर लाइन जो होती है इसके अंदर, सूचर लाइन ये होती है 4। टोटल सूचर कितने होते हैं, तो 3। सूचर लाइन कितनी होती है, तो 4। ऐसा अगर मैं पोस्टीरियर में बात करूं, पोस्टीरियर, तो यहाँ पे यही सेजाइटल गया, इधर से क्या आया, लैम्बडोइडल, और ये सेजाइटल आगे से गया ही था। अब ये बन गया ट्रायंगुलर शेप का। अब इसमें टोटल सूचर कितने हुए, एक सेजाइटल हो गया और एक लैम्बडोइडल हो गया। तो ये 2 मिलके टोटल सूचर जो है वो पोस्टीरियर के अंदर, जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, इस पोस्टीरियर फॉन्टेनल के अंदर टोटल सूचर्स जो होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाते हैं। और सूचर लाइन जो है, सूचर लाइन वो यहाँ पे 3 हो जाएगी। देखो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ये सभी बातें हम फीटल स्कल में पढ़ते हैं। तो एंटीरियर फॉन्टेनल में कितने सूचर होंगे, तो 3 सूचर है। सूचर लाइन पूछते तो 4 होता, तो यहाँ पे 4 जवाब जो मैक्सिमम लोगों ने लिखा वो गलत है, और 5 तो होने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि 5 तो टोटल ही सूचर होते हैं, और 5 आके नहीं मिलते हैं। एंटीरियर में 3 सूचर्स होते हैं, पोस्टीरियर में 2 सूचर्स होते हैं, एंटीरियर में 4 सूचर लाइन होती है, पोस्टीरियर में 3 सूचर लाइन होती है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि तीर आया होता है, जबकि यहाँ पे चोर आया होता है। 4 है मतलब चोर आया है, 3 है मतलब तीर आया है। टोटल नंबर ऑफ सूचर 3 है यहाँ पे इन्वॉल्व, नंबर ऑफ सूचर 2 है यहाँ पे इन्वॉल्व। तो कितने सूचर होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल में, ये आपको बताना था। करेक्ट आंसर 3 था प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन निमोनिया क्वेश्चन है, जो बच्चों में होने वाली एक कॉमन बीमारी है निमोनिया, उसका क्वेश्चन है, सोच के जवाब लिखना। हाँ, सूचर टोटल 5 होते हैं, फॉन्टेनल 6 होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? सुबह सुबह हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है, आसान तो है ना, डरना नहीं है किसी से। हमेशा एक दिमाग में रखना है एक बात, और वो बात है कि आसान है। और जब आपके अंदर से ये निकलेगा कि आसान है, तो सब कुछ आसान होता जाएगा। आज तो बैक टू बैक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं। पूरी एनर्जी के साथ में जुड़ जाइएगा, और अगरबत्ती लगा के अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करिएगा। यह आंकड़ा जो है ना, अगला आंकड़ा जो है लग जाना चाहिए दोस्तों, 1.5 का आंकड़ा लग जाना चाहिए तुरंत, है ना। जितने भी हमारे 1300 रसगुल्ले हैं, फटाक से अपने नंबर को बढ़ाएं, और पूरे जोश और जुनून के साथ में। हाँ, रेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट इन निमोनिया, बट रेस्ट इज नेवर बेस्ट इन लाइफ। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। बीमारी होने के बाद में रेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट, बट इन लाइफ इट इज नॉट बेस्ट, है कि नहीं है। आराम
हराम है, इस बात को ध्यान रखना। 6 साल का बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है निमोनिया के साथ में, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रहेगी इस बच्चे में, कौन सा नर्सिंग केयर रहेगा? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे मित्रों की, निमोनिया फेफड़े की एक इन्फेक्शियस बीमारी है। निमोनिया फेफड़े की कैसी बीमारी है? इन्फेक्शन वाली बीमारी है, और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो न्यूमोकोकाई रहता है। न्यूमोकोकाई इसका पॉजिटिव एजेंट है। निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है न्यूमोकोकाई, जिसके वजह से निमोनिया होता है, फेफड़े की इन्फेक्शियस बीमारी है। इस न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन की होने की वजह से, मतलब निमोनिया हो गया, न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े की एक बीमारी निमोनिया, तो इस न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन की वजह से गैस एक्सचेंज इंटरफेयर होगी। फेफड़ा जो है उसमें क्या होगा, गैस एक्सचेंज जो है, गैस एक्सचेंज वो क्या होगा, वो इंटरफेयर होगा, और हवा का आदान प्रदान गड़बड़ होने की वजह से मरीज में हाइपोक्सिया होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? हाइपोक्सिया होने लग जाएगा प्यारे दोस्तों, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन का कमी होने लग जाएगा। ऑक्सीजन की कमी जब भी किसी को होती है तो हमें वहाँ पे एक्सरसाइज अवॉइड करनी होती है। क्या अवॉइड करनी होती है? एक्सरसाइज अवॉइड करनी होती है, और रेस्ट देना होता है ताकि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाए। भाई कोई भी मरीज में जब गैस एक्सचेंज वाली बीमारी होती है तो आपको क्या करना है, गैस एक्सचेंज को अच्छे से हो, इसके लिए मरीज को रेस्ट देवे, ना कि उसको एक्सर्शन करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज या एक्सर्शन कराते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, और जब आप रेस्ट देते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। तो प्रोवाइड द रेस्ट नॉट एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन और एलिमिनेशन प्रायोरिटी नहीं है। खाना खाना और डिफिकेशन करना इज नॉट द प्रायोरिटी, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, जब भी निमोनिया होता है तो निमोनिया की ड्रग हमेशा क्या रहती है, इसका ट्रीटमेंट हमेशा रहता है एंटीबायोटिक। निमोनिया में बच्चों में हमेशा क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। एग्जाम में वैसे तो निमोनिया की एंटीबायोटिक डिपेंड करती है टाइप ऑफ निमोनिया के ऊपर, लेकिन सबसे अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल, मेथोक्साजोल। इसको जो है कोट्रीमेजोल के नाम से जानते हैं, कोट्रीमेजोल है ना। ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल, कोट्रीमोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल इज द एंटी बैक्टीरियल एजेंट। बैक्ट्रीम के नाम से भी आती है कोट्रीमेजोल, या बैक्ट्रीम के नाम से भी आती है बैक्ट्रीम, या सेप्ट्रान के नाम से भी आती है सेप्ट्रान। ये सभी के सभी इस दवाई के नाम है, ब्रांड नेम है। ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल एंटीबायोटिक के रूप में यहाँ पे काम में लेते हैं। अब याद रखना, हाँ कोट्रीमोक्साजोल, अब याद रखना यहाँ पे कि जो है ये जो ड्रग काम में लेते हैं हम कोट्रीमोक्साजोल, इस दवाई के अलावा कोई भी आप एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है एमोक्सिसिलिन वी कैन यूज, सिप्रोस्पिरिन ग्रुप की दवाई सेप्ट्रेक्सोन वी कैन यूज, सेपोडेक्सिम वी कैन यूज, सेपोपेराजोन, सेपुरोक्सिम वी कैन यूज। तो अलग अलग कैटेगरी की दवाई यहाँ पे यूज हो सकती है। निमोनिया बहुत इंटरेस्टिंग डिजीज है, और रेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक वहाँ पे जरूर देना होता है। खतरनाक तब हो जाता है जब गैस एक्सचेंज गड़बड़ होने की वजह से ब्रेन अफेक्ट होता है और निमोनिया से आदमी बेहोश हो जाता है। व्हेनेवर द निमोनिया इज वेरी डेंजरस, और ये डेंजरस क्या है कि निमोनिया से आदमी जो है वो क्या होने लग जाएगा, बेहोश होने लग जाएगा, उसका गैस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। एंटीडोट नहीं, एंटीबायोटिक कहते हैं प्यारे मित्र इसको। कोट्रीमोक्साजोल जो होती है वो एंटीबायोटिक है। ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल इसका कंपोजिशन है, निमोनिया के अंदर काम में ली जाने वाली एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है, बैक्टीरिया को किल भी करती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट भी करती है। ये तरीका होता है इसका। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए 3-year-old चाइल्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ नेप्रोसिस इज। 3 साल का बच्चा है, नेप्रोसिस हुआ है, नेप्रोसिस और नेप्रोटिक सिंड्रोम रीनल डिजीज है, और हमने इसमें बताया कि प्रोटीन यूरिया होता है बच्चे में, एडिमा होता है बॉडी के अंदर, हाइपो एल्ब्यूमिनिया देखने को मिलता है। इसको नेप्रोसिस और नेप्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ये जो नेप्रोसिस और नेप्रोटिक सिंड्रोम है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा इंटरवेंशन जो है वो आप यहाँ पे काम में लेंगे।
तो पहला 3 साल का बच्चा है तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन काम में लेंगे? पहला है एनकरेज फ्लूइड, मेंटेन बेड रेस्ट, रेगुलेटिंग ऑफ डाइट और प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। 4 ऑप्शन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और इन 4 बातों में क्या क्या बात पूछी हमने? पहला इंपॉर्टेंट बात क्या पूछा दोस्तों? 3 साल का बच्चा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका पूछा है नर्सिंग इंटरवेंशन का। तो यहाँ पे 4 बातें देखो। एक तो होता है इस बच्चे के अंदर प्रोटीन यूरिया। क्या होता है? प्रोटीन यूरिया, एक समस्या ये है। दूसरा समस्या होता है हाइपो एल्ब्यूनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। तीसरा समस्या होता है एडिमा। ये 3 समस्या होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और उसकी वजह से धीरे धीरे हाइपरलिपिडीमिया भी होता है। तो प्रोटीन यूरिया होता है, यूरिन में प्रोटीन बाहर आता है, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है ब्लड में, और बॉडी में एडिमा हो जाता है। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे में देखने को मिलता है। ये बच्चा 3 साल का है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है। सवाल कह रहा है कि इसके अंदर क्या प्रायोरिटी आपका नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रोटीन यूरिया को ठीक करने के लिए प्यारे मित्रों एक दवाई काम में ली जाती है बीमारी के इलाज के लिए, उसको हम प्रेडनिसोन के नाम से जानते हैं। प्रेडनिसोन एक वो दवाई है जो कि प्रोटीन यूरिया को करेक्ट करती है, ठीक करती है। प्रेडनिसोन जो है इसको हम स्टीरॉइड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड के नाम से जानते हैं। याद रखना, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूनीमिया और एडिमा, ये 3 सिम्टम है। प्रोटीन यूरिया को करेक्ट करने के लिए स्टीरॉइड नाम की दवाई देते हैं। ये जो स्टीरॉइड दवाई है जब इस बच्चे को दिया जाएगा, 3 साल इसकी उम्र है, नेफ्रोसिस इसको डायग्नोस हुआ है और उसको हम स्टीरॉइड दे रहे हैं। तो जब हम इसको स्टीरॉइड दे रहे हैं तो स्टीरॉइड जो है वो उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो इम्यूनोसप्रेशन का काम करता है। स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट के रूप में क्या होता है कि इम्यूनिटी को क्या कर देता है? सप्रेस। क्या करता है? इम्यूनिटी जो होती है आपकी इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी को क्या करेगा? सप्रेस करने का काम करेगा। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है स्टीरॉइड, तो मरीज हमेशा इन्फेक्शन की रिस्क पे रहता है। किसकी रिस्क पे रहता है? रिस्क पे रहता है किसकी? इन्फेक्शन की, क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है। और जब इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है तो इसमें ऑलवेज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। तो यहाँ पे पहला है कि एनकरेज फ्लूइड। स्टेरॉइड जो है वो बॉडी में पहले से ही एडिमा बना के रखता है, तो फ्लूइड को एनकरेज करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेड रेस्ट देना या डाइट का रेगुलेशन पहली प्रायोरिटी नहीं है। मेन प्रायोरिटी है कि मरीज जब दवाई लेगा तो मरीज को हमेशा किसकी रिस्क रहेगी? क्योंकि वो स्टेरॉइड दवाई ले रहा है जिससे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इन्फेक्शन की रिस्क पे रहेगा मरीज। स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म यूज करने से इम्यूनिटी सप्रेस होती है, इम्यूनिटी का कॉम्प्रोमाइज स्टेटस भी मरीज को इन्फेक्शन की रिस्क पे डालता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा कि मरीज को इन्फेक्शन से बचाया जाए, क्योंकि मरीज जो है वो इन्फेक्शन के रिस्क पे है, उसका इम्यूनिटी जो है वो क्या है? सप्रेस है। प्यारे दोस्तों, अभी हमने सूचर्स और फॉन्टेनल की बात की और हमने बताया कि 2 फॉन्टेनल होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल को ब्रेगमा के नाम से जानते हैं और पोस्टीरियर फॉन्टेनल लैम्डा के नाम से जाना जाता है। इस ब्रेगमा का यहाँ पे सवाल पूछा है कि क्लोजिंग समय क्या रहता है। ब्रेगमा इज ए एंटीरियर फॉन्टेनल, ब्रेगमा इज ए एंटीरियर फॉन्टेनल। और एंटीरियर फॉन्टेनल वो होता है प्यारे दोस्तों जो डायमंड शेप का होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल वो होता है जो किस शेप का होता है? डायमंड शेप का होता है, डायमंड। और ये जो डायमंड शेप का एंटीरियर फॉन्टेनल है, इसका साइज बड़ा होता है। इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों को ब्रेगमा और लैम्डा में अंतर नहीं पता है। हाँ, ए आंसर कैसे होगा भाई? सुनो तो सही, ए आंसर कैसे होगा? क्योंकि 6 सप्ताह पे जो फॉन्टेनल रिजॉल्व होता है उसको हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है इसको लैम्डा बोला जाता है। लैम्डा, लैम्डा होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। और ये ट्राइंगुलर शेप का होता है और ये साइज में छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ये साइज में छोटा होने की वजह से ये 6 वीक में ही, मतलब 1.5 महीने में ही क्या हो जाता है? रिजॉल्व हो जाता है। जबकि एंटीरियर फॉन्टेनल डायमंड शेप का है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है, 4 सूचर लाइन और 3 सूचर से मिलकर बना हुआ है। तो इसको रिजॉल्व होने में समय लगता है, और समय लगता है प्यारे मित्रों 12 से 18 महीना। समय लगता है 12 से 18 महीना। ऑप्शन में 18 वीक लिखा हुआ है और 6 महीना लिखा हुआ है। 6 महीने में कौन सा रिफ्लेक्सेज रिजॉल्व होता है प्यारे दोस्तों? ऐसा कौन सा नियोनेटल रिफ्लेक्स है जो 6 महीने की उम्र में जाता है?
फॉन्टनल जो है वो तो 18 महीने की उम्र में जाएंगे, लेकिन ऐसा कौन सा न्यूनेटल रिफ्लेक्स है जो कि 6 महीने की उम्र में रिजॉल्व होता है? सिक्स मंथ में रिजॉल्व होने वाला न्यूनेटल रिफ्लेक्स, जवाब लिखे भाई सभी लोग। मोरो, बढ़िया वर्षा, बहुत अच्छे। मोरो रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था। कौन सा रिफ्लेक्स? मोरो, बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। 3 रेस्पॉन्स थे, एक होता है सर एबडक्शन, एक होता है सर एडक्शन और एक होता है क्राई। तो एबडक्शन, एडक्शन एंड क्राई, ये 3 रेस्पॉन्ड करने वाला एक रिफ्लेक्स है, नाम है इसका मोरो रिफ्लेक्स। और ये मोरो रिफ्लेक्स जो है वो 6 महीने में क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। जबकि ये जो फॉन्टनल है इसके क्लोजिंग होने का समय होता है 18 मंथ। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल मोरो रिफ्लेक्स, बहुत अच्छे। अगला है प्यारे मित्रों, मैस्वेन साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, हाइड्रोसिपलस और मेनिंजाइटिस। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा आपसे कि सेरिब्रल पाल्सी का दूसरा नाम क्या है ना? मैस्वेन साइन किससे संबंधित है? ये तो एक टर्म है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे पहला ही यूज हो रहा है, सेरिब्रल पाल्सी। तो ये जो सेरिब्रल पाल्सी है इसको और किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेरिब्रल पाल्सी? सेरिब्रल पाल्सी का दूसरा नाम क्या है प्यारे मित्रों? सेरिब्रल पाल्सी को और किस नाम से जानते हैं? सभी लोगों को जवाब लिखना है और अपना अपना जवाब लिखना है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेरिब्रल पाल्सी? लिटिल्स पाल्सी, लिटिल्स पाल्सी नहीं कहते हैं उसको, लिटिल्स डिजीज कहते हैं। हाँ, हाइड्रोसिपलस नहीं कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी को, सेरिब्रल पाल्सी को बेल्स पाल्सी नहीं कहते हैं, फेशियल पाल्सी नहीं कहते हैं, ओ माय गॉड, इरप्स पाल्सी सेरिब्रल पाल्सी को नहीं कहते हैं। प्यारे मित्रों बहुत गड़बड़ है मामला भाई। देखो सुनो लालो सुनो, सेरिब्रल पाल्सी को बोलते हैं लिटिल्स डिजीज। क्या बोलते हैं? लिटिल्स डिजीज। ये बीमारी बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना इसको इरप्स पाल्सी कह दो, कुछ लोगों ने इसको बोल दिया है सर इसको बेल्स पाल्सी कह दो, कुछ लोग कह रहे हैं इसको फेशियल अरे पीछे पाल्सी लगा हुआ है, इसका मतलब ये उसका नाम थोड़ी हो गया रे, हैं? ध्यान रखना, सेरिब्रल पाल्सी बीमारी जो होती है इसके अंदर तो ब्रेन के अंदर, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर, इमेच्योर ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया होने की वजह से डैमेज होता है, उसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। जब आपका ब्रेन इमेच्योर है, छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जब रसगुल्ला पैदा होता है और उसका ब्रेन इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, और उस इमेच्योर ब्रेन को अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाता है और इस इमेच्योर ब्रेन का हाइपोक्सिक इंसल्ट होता है, ब्रेन कैसा है? इमेच्योर है, और इमेच्योर ब्रेन की क्या होती है? हाइपोक्सिक इंसल्ट होती है, हाइपोक्सिक इंसल्ट। इमेच्योर ब्रेन के बच्चे की जो है हाइपोक्सिक इंसल्ट होती है, तो उसकी वजह से होने वाली बीमारी सेरिब्रल पाल्सी कहलाती है। ये जो दोस्तों इरप्स पाल्सी है ये C5 और C6 नर्व के कंप्रेशन से होती है। ये सर्वाइकल नर्व C5 और C6 जो है उसके कंप्रेशन से, उन नर्व के कंप्रेशन से होती है इरप्स पाल्सी। प्यारे दोस्तों, बेल्स पाल्सी जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व जो होती है उसके मोटर फाइबर के अफेक्ट होने की वजह से होती है। बेल्स पाल्सी को हम फेशियल पाल्सी कहते हैं, और सेवंथ क्रेनियल नर्व का मोटर फाइबर यहाँ पे खराब हो जाता है इस पाल्सी के अंदर। तो इरप्स पाल्सी जो है इसमें तो C5 और C6 नर्व कंप्रेस होती है, और बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी में सेवंथ क्रेनियल नर्व जो कि एक मिक्स टाइप की नर्व है उसका मोटर फाइबर अफेक्ट होता है। याद रखना ये बीमारी अलग है, इरप्स पाल्सी ये बीमारी अलग है जो सेवंथ क्रेनियल नर्व की बीमारी है, और ये बीमारी अलग है जो इमेच्योर ब्रेन की हाइपोक्सिक इंसल्ट है। इस बीमारी को लिटिल्स नाम के भाई साहब ने दिया इसलिए इसको लिटिल्स डिजीज कहते हैं, लेकिन ये बीमारी, समझ में आई बात को? अब जिंदगी में कभी ये मत कहना कि सेरिब्रल पाल्सी जो है वही इरप्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी है कि नहीं है? तो फेशियल अलग है दोस्त, इरप्स अलग है, बेल्स पाल्सी अलग है और सेरिब्रल पाल्सी अलग है। एक टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है मेंटल रिटार्डेशन। प्यारे दोस्त, अच्छा, सेरिब्रल पाल्सी का साइन होता है कि इसमें स्पास्टिसिटी होती है, स्पास्टिसिटी का साइन होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो ज़्यादातर कैसी होती है? स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है, स्पास्टिसिटी इसका साइन होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो होती है वो ज़्यादातर उसके अंदर स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है।
इसको हम जो है स्पास्टिक सीपी के नाम से जानते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप की सेरेब्रल पाल्सी है ना, स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी जो है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, और इसमें स्पास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। लिटिल्स डिजीज भी इसको बोलते हैं। एक यहाँ पे टर्म है प्यारे मित्रों, इसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, ध्यान रखना, मेंटल रिटार्डेशन जो है इसकी परिभाषा होती है कि जब आपका आईक्यू जो होता है प्यारे दोस्तों, वो आईक्यू लेस देन 70 है, तब उसको मेंटल रिटार्डेशन कहेंगे। हम जब आईक्यू की बात करते हैं तो नॉर्मल आईक्यू जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो 90 से 110 होता है, ये नॉर्मल आईक्यू है। जब हम नॉर्मल आईक्यू की बात करते हैं तो ये रहता है आपका 90 से 110। जब आईक्यू आपका 70 से 90 के बीच में है, 70 से 90 के बीच में 89 जिसको बेसिकली हम कहते हैं, तो अगर ये 70 टू 89 है तब इसको बॉर्डर लाइन काउंट करते हैं, बॉर्डर लाइन। और जब आईक्यू हमारा जो है लेस देन 70 है, लेस देन 70 है, तब हम उसको मेंटल रिटार्डेशन काउंट करते हैं। हालांकि आईक्यू को मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बिनट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, बिनट। और उन्होंने दिया था कि मेंटल एज को आप क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसी भी इंसान का आप आईक्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे एमए का मतलब प्यारे दोस्तों होता है मेंटल एज, मेंटल एज। सीए का मतलब होता है प्यारे दोस्तों क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा आईक्यू। तो आईक्यू का फॉर्मूला है कि आप मेंटल एज में क्रोनोलॉजिकल एज का भाग दे दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, इस आईक्यू के अंदर आपका जो भी नंबर आता है, अगर आप 90 टू 110 है तो आपका आईक्यू नॉर्मल है, आप 70 टू 89 है तो आप बॉर्डर लाइन पे है, और आप 70 से कम है तो मेंटल रिटार्डेड है। ये जो मेंटल रिटार्डेड है इसकी 3 कैटेगरी बनती है, 4 कैटेगरी। इसमें एक होता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, एक होता है प्यारे मित्रों मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट, और एक होता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, और एक होता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड। याद करना दोस्तों, अगर हम माइल्ड एमआर की बात करते हैं तो ये जो आईक्यू रहता है वो आपका रहता है 55 से लेके और 69 के बीच में। अगर मैं मॉडरेट एमआर की बात करूं तो 35 से लेके 54 के बीच में आईक्यू रहेगा। अगर सीवियर की बात करूं तो 20 से लेके 34 के बीच में आईक्यू रहेगा। और अगर मैं प्रोफाउंड की बात करूं तो 20 से कम आईक्यू रहेगा। मतलब माइल्ड एमआर, मॉडरेट एमआर, सीवियर एमआर, प्रोफाउंड एमआर नॉर्मली 70 से ज़्यादा होना चाहिए, ये 70 से कम वाली कंडीशन है। इसमें ये जो है ये इसको बोलते हैं मॉरन, मूर्ख, मॉरन। इनको बोलते हैं इम्बेसाइल, इम्बेसाइल, और इसको बोलते हैं इडियट। तो ये तो हो गया आपका मूर्ख, मॉरन मतलब मूर्ख, इम्बेसाइल है महामूर्ख, है ना। मॉरन तो हो गया मूर्ख, और इम्बेसाइल जो है उनको बोलते हैं महामूर्ख। और ये जो इडियट है ये मूर्खों का राजा है। एक हो गया मूर्ख, एक है महामूर्ख, और एक है मूर्खों का ही राजा। इडियट वो होता है जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, आईक्यू 20 से कम है, प्रोफाउंड एमआर है, सांस भी खुद से नहीं ले पाता है, वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत पड़ती है ऐसे मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड को। तो ये तो कहानी रही आईक्यू की। तो सेरेब्रल पाल्सी एक हो गया, मेंटल रिटार्डेशन एक हो गया, पर दोनों में मैस्टोएन साइन नहीं मिला। अब दो है, एक है प्यारे दोस्तों हाइड्रोसिपलस। ये जो मैस्टोएन साइन है ये एग्जैक्टली हाइड्रोसिपलस से संबंधित है। एक है मेनिंजाइटिस, दोनों को समझिएगा। हाइड्रोसिपलस जो होता है इसके 2-3 साइन बड़े इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोसिपलस का जो पहला साइन है प्यारे दोस्तों, हाइड्रोसिपलस का वो एक साइन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हाइड्रोसिपलस के क्लिनिकल साइन अगर एग्जाम में आपको पूछे तो पहला जो अर्लीस्ट साइन है वो है बल्जिंग फोंटेनल। क्या होता है? बल्जिंग फोंटेनल। हाइड्रोसिपलस का मतलब क्या होता है सर? तो इसके अंदर ब्रेन के अंदर सीएसएफ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और जब ब्रेन के वेंट्रिकल्स में सीएसएफ इकट्ठा होने लगेगा तो वेंट्रिकल की साइज बड़ी हो जाती है। जब वेंट्रिकल का साइज बड़ा होगा तो मरीज जो है उसके अंदर जो है कंडीशन बनेगी मतलब बल्जिंग फोंटेनल। जब वेंट्रिकल साइज में बड़ा होगा, हेड का साइज बड़ा होगा, तो फोंटेनल बाहर की तरफ बल्ज हो जाएंगे, इसको बल्जिंग फोंटेनल कहते हैं। अर्लीस्ट साइन है हाइड्रोसिपलस का। सबसे अर्लीस्ट सिम्टम जो होता है
वो बल्जिंग फॉन्टेनल ही रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बल्जिंग फॉन्टेनल के अलावा हाइड्रोसिफलस के और क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो यहाँ पे मैक्रोसिपेली जो हेड है उसका साइज बड़ा हो जाना मैक्रोसिपेली कहलाता है। प्यारा दोस्तों, हाइड्रोसिफलस के और सिम्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, बल्जिंग फॉन्टेनल और मैक्रोसिपेली के अलावा वहां पे आपको देखने को मिलेगा उस बच्चे के अंदर जो है स्काल्प वैन जो है वो विजिबल देखने को मिलेगी, विजिबल स्काल्प वैन देखने को मिलेगी। इसके अलावा टोट एंड साइनी स्किन देखने को मिलेगी, टोट एंड साइनी स्किन देखने को मिलेगी। स्किन जो है एकदम खींची हुई और चमकदार स्किन होगी हाइड्रोसिफलस के अंदर। वहां पे देखने को मिलेगा सनसेट आई साइन देखने को मिलेगा। वहां पे मैस्वेन साइन देखने को मिलेगा, मैस्वेन साइन देखने को मिलेगा हाइड्रोसिफलस में। सनसेट आई साइन देखने को मिलेगा, मैस्वेन साइन हाइड्रोसिफलस में देखने को मिलेगा। टोट और साइनी स्किन होगी, स्काल्प की वैन विजिबल होगी, हेड का साइज बड़ा होगा, फॉन्टेनले बाहर की तरफ बल्ज होगा, सिम्टम है हाइड्रोसिफलस के। इतना ही नहीं, हाइड्रोसिफलस का जो बच्चा रहता है उसमें गर्दन थोड़ा मतलब पकड़ नहीं आ पाता है, हेड होल्डिंग नहीं आती है, तो उसको हम बोलते हैं कि बच्चे में हेड लेग प्रेजेंट होता है। हेड लेग मतलब गर्दन अभी भी उसकी संभल ही नहीं रही है, इसको हेड लेग कहते हैं। ये सारे सिम्टम है हाइड्रोसिफलस के। हाइड्रोसिफलस के अलावा एक कंडीशन हमने अभी यहाँ पे पढ़ी है, उसको बोला हमने मेनिंजाइटिस। क्या बोला? मेनिंजाइटिस। प्यारा दोस्तों, मेनिंजाइटिस के 3 साइन होते हैं जो इस एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। मेनिंजाइटिस में एक तो होती है रिजिडिटी, और किसकी रिजिडिटी होती है? नेक की रिजिडिटी होती है, इसको नकल रिजिडिटी कहते हैं। तो रिजिड नेक मेनिंजाइटिस का पहला साइन है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है मेनिंजेस का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, और ये मेनिंजेस के इरिटेशन की वजह से नेक जो है वो रिजिड हो जाती है। एक प्यारे मित्रों यहाँ पे देखने को मिलता है आपका पॉजिटिव ब्रूड जिन्स्कीज साइन, ब्रूड जिन्स्कीज साइन। ये ब्रूड जिन्स्कीज साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में, और पॉजिटिव देखने को मिलता है कर्निंग साइन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि ये किसके साइन है, नकल रिजिडिटी किसका साइन है, पॉजिटिव ब्रूड जिन्स के साइन किसका है, या कर्निंग साइन किसका है, तो ये मेनिंजाइटिस का है। मेनिंजाइटिस के मरीज में फोटोफोबिया देखने को मिलता है, फोटोफोबिया, ये मेनिंजाइटिस का एक साइन है। फोटोफोबिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। फीवर देखने को मिलेगा, फीवर। हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक, फीवर, हेडेक, फोटोफोबिया। लिथार्जी, वॉमिटिंग, ये तो इनिशियल सिम्टम है ही है। साथ में 3 कार्डिनल सिम्टम है, नकल रिजिडिटी, पॉजिटिव ब्रूड जिन्स के साइन और पॉजिटिव कर्निंग साइन। मेनिंजेस का इरिटेशन, मेनिंजाइटिस, तीनों में से एक सवाल आपको पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। हाइड्रोसिफलस के साइन में बल्जिंग फॉन्टेनल है, मैक्रोसिपली है, स्काल्प वैन विजिबल है, सनसेट आई साइन और मैस्वेन साइन है। और मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी आपको याद रखनी है, लिटिल्स डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी याद रखना है। इस सवाल में आपको मैस्वेन साइन का पूछा था, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो ये तो सिंपली हाइड्रोसिफलस को इंडिकेट कर रहा है। बाकी इतनी कंडीशन है, इतने सारे सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में बने हुए हैं और बनने की पूरी संभावना है। तो आपको हर एक सवाल को अपने तरीके से डील करना है। सवाल का मीन मतलब समझना है, सवाल को रूट मीन को समझना है, सवाल के डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट को समझना है, तो जवाब के सही होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। प्यारे मित्रों, अर्ली साइन और सिम्टम पूछा है रेज आईसीपी का चिल्ड्रन के अंदर। ना हाइड्रोसिफलस और मेनिंजाइटिस दोनों ही आईसीपी बढ़ने के कारण है। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना, और क्रेनियम में अंदर प्रेशर काहे को बढ़ जाता है, जब आपका क्रेनियम के अंदर एडिमा हो जाए, ब्रेन को एडिमा हो जाए, हाइड्रोसिफलस हो जाए वहां पे, या पेरेन्काइमा जिनको ब्रेन की कवरिंग जिनको मेनिंजेस कहते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए। तो जब भी किसी बच्चे में ये बढ़ता है आईसीपी, तो पहला साइन क्या होगा, इंक्रीज वोमिटिंग, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, इंक्रीज हेड सर्कम्फ्रेंस, कंप्लेन ऑफ फ्रंटल हेडेक। जवाब लिखे प्यारे मित्रों, और आपके जवाब में ताकत और हिमाकत दोनों होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब लिखें।
अच्छा, इंक्रीज आईसीपी का एक एडल्ट के अंदर अगर हम साइन की बात करें, ये तो हमने किस में बात किया है, ये तो हमने चिल्ड्रन के अंदर बात किया है। एक एडल्ट में अगर यहाँ वर्ड होता, चिल्ड्रन की जगह एडल्ट होता, तो इसमें इंक्रीज आईसीपी का पहला साइन होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको हम अनकॉन्शियस भी बोलते हैं। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्यारे मित्रों क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है अगर किसी एडल्ट में आईसीपी बढ़ जाता है। तो एक एडल्ट में आईसीपी बढ़ने का जो साइन होता है वह अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे ये जो है ये बच्चा है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है कंप्लेन ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो फ्रंटल हेडेक का होना इंक्रीज आईसीपी का साइन नहीं है, मतलब ये इट इज नॉट द साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, क्योंकि प्रेशर बढ़ने की कोई बात नहीं है। हालांकि इंक्रीज आईसीपी में हेडेक होता है, पर ये इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन नहीं है। हेड के सर्कम्फ्रेंस का बढ़ना या बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल होना या हाइड्रोसिपलस के साइन तो हो सकते हैं, आईसीपी बढ़ गया है ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। मतलब ये दोनों सिम्टम एक इन्फेंट के अंदर हाइड्रोसिपलस के साइन होते हैं। नॉर्मली एक इन्फेंट के अंदर आईसीपी बढ़ना इतना कॉमन नहीं है, एक चिल्ड्रन के अंदर आईसीपी बढ़ना इतना कॉमन नहीं है। उसके अंदर जो है सूचर्स और फॉन्टेनल पाए जाने की वजह से आईसीपी नॉर्मली बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर की वजह से वॉमिटिंग, प्रेशर इंड्यूस वॉमिटिंग फ्रॉम द स्टमक, इंक्रीज वॉमिटिंग हो जाएगा। और ये प्रेशर की वजह से वॉमिटिंग होगी। प्रेशर कहाँ बढ़ा, दिमाग में, जिससे पेट से क्या होगी, उल्टी। तो प्रेशर की वजह से वॉमिटिंग होना वहाँ पे एक कॉमन कंडीशन रहेगा। तो बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, इंक्रीज हेड सर्कम्फ्रेंस तो हाइड्रोसिपलस के साइन है। और कंप्लेन ऑफ फ्रंटल हेडेक इज नॉट ए साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, वॉमिटिंग इज ए साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। सो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों बातें गलत है। हाइड्रोसिपलस इंक्रीज आईपीएस नहीं हो, आईपीसी नहीं होता, आईसीपी होता है प्यारे मित्र। और आईसीपी जो है उसके बढ़ने का कारण है हाइड्रोसिपलस, पर हाइड्रोसिपलस के साइन इंक्रीज आईसीपी में नहीं होंगे। तो ये साइन हाइड्रोसिपलस के है, ना कि इंक्रीज आईसीपी के है। सवाल ने आपको इंक्रीज आईसीपी के साइन पूछे हैं, इस बात का ध्यान रखो आप, है ना। तो आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और ये इसका साइन रहेगा वॉमिटिंग। तो इंक्रीज आईसीपी का यहां पे साइन रहता है वॉमिटिंग। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आज क्वेश्चन थोड़े टेढ़े क्वेश्चन है, इसलिए कुछ लोगों के थोड़े मामला डापा चूक हो रहा है, इसलिए तो कुछ रसगुल्ले बिखर रहे हैं। बिखरो मत, देखो घबराने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। घबरा के किसी ने जंग नहीं जीती है। किसी ने कहा कि हर एक चीज को होने में वक्त लगता है ना। जब हम बहुत एकदम क्लियर और हिंदी के सवाल आते हैं तो आप फटाफट निपटा देते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम जो है उसमें तो कुछ भी आ सकता है। तो हम हर तरह की वैरायटी हम यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे आज के सेशन में हमने बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन लाए, कल के सेशन और अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। कई आपके पास में एकदम हिंदी में क्वेश्चन आएंगे, कभी आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कोई इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयारी कराना चाहता हूँ। आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। एग्जाम चाहे किसी तरीके का पूछे, आप एक मजबूत तैयारी के साथ में होंगे तो एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा कि सब तरह से चीजों को करने में वक्त लगता है। जैसे हमने बोला कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को, जो रात को शाम को ढला था, उस सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम उससे भी पहले निकल जाते हैं। पिछले 1.5 घंटे से हम पढ़ रहे हैं मिलके, सबकी सूरज देवता तो अभी आए नहीं है। यह है कॉन्फिडेंस, यह है ज्ञान की ताकत। तो ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा। एग्जाम की नाक में छेद करेंगे, एग्जाम की नाक में दम करेंगे, खोपड़ी में छेद करेंगे। कब? जब हमारे पास में ज्ञान वाला पुदीना होगा। हिम्मत रख, तू थोड़ा और जोर लगा, मेहनत कर, डर मत, चलता रे चला चल। अग्निपथ, जीवन के संघर्ष में डरना बिल्कुल नहीं है। हर एक बात को क्लैरिफाई करते हुए चल, अपने आप को कॉन्फिडेंट करता हुआ चल, क्योंकि तू ही है जो खुद को सफल बना सकता है। तो हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो बात वक्त की है प्यारे मित्र, और हिम्मत और हौसले की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। पूरे जोश और जुनून के साथ में सेशन से जुड़े।
अगरबत्ती लगाएं, हर सवाल को पढ़ें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, चीज़ों को समझते रहें। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के क्लास का समय 6 बजे था, कुछ रसगुल्ले काफ़ी लेट आए हैं क्योंकि उनको पता नहीं था, क्योंकि 8 बजे का सेशन रोज होता है, अब ये 6 बजे का होगा। तो जब तक कोई नया अपडेट नहीं आ जाता टाइम का, तब तक ये रोज़ सुबह 6 बजे ही होगा। तो इसलिए आप जुड़े रहें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते रहें और एक बेहतरीन स्टडी, जी हाँ, बेहतरीन स्टडी से खुद को जोड़े। बच्चे में साइनोसिस हुआ है अर्ली ड्यूरिंग ए टॉनिक क्लॉनिक सीजर। टॉनिक क्लॉनिक सीजर हो रहा था और उस बच्चे में साइनोसिस डेवलप हो गया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू, एज ए नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? टॉनिक क्लॉनिक सीजर हो रहा था और साइनोसिस हो गया है, बताइएगा। सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए? टॉनिक क्लॉनिक सीजर और साइनोसिस। पहला है दोस्तों ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेनिंग, कुछ किए बिना ही ऑब्जर्व करते रहो, कुछ तो करो। अगर आप एज ए नर्स वहां पे और मरीज को सीजर आ रहा है तो कुछ तो करो, कुछ नहीं करने से क्या होगा? इंसर्ट एन ओरल एयरवे, जब भी किसी बच्चे को, किसी इंडिविजुअल को, किसी मरीज को अगर वहां पे क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, सीजर आ रहा है, तो वहां पे मुंह के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। अब कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ओरल एयरवे या यूज ए पैडेड टंग ब्लेड, ये दोनों कुछ भी नहीं डालने, ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी मरीज को सीजर आते हैं तो मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ना तो आप पैडेड टंग ब्लेड डालो, ना आप वहां पे ओरल एयरवे डालो, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, ये दोनों ही गलत है। और कुछ नहीं करेंगे ये गड़बड़ बात है। तो ऑक्सीजन लगा देंगे ये ठीक है, साइडलाइन पोजीशन दे देंगे ये ठीक है, हेड को प्रोटेक्ट करेंगे ये ठीक है, साइड रेल्स को अप कर देंगे, पैडेड साइड रेल्स बनाएंगे ये ठीक है, बेड को फ्लैट कर देंगे ये ठीक है, समझ रहे हो, सक्शन करेंगे ये सही है, लेकिन मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। और एयरवे या पैडेड टंग ब्लेड, नहीं तो उसके दांत टूटने की रिस्क होती है। और एक ये नहीं करना है आपको कि चुपचाप खड़े हैं आप वहाँ पे, है कि नहीं है। और पैडेड टंग ब्लेड जो है वो भी नहीं डालना है, ये कुछ इंटरवेंशन करके उसकी मदद करनी है ड्यूरिंग सीजर। रिस्ट्रेन नहीं करना है कि हिल रहा है तो पकड़ लेता हूँ, हड्डियाँ टूट जाएगी, पकड़ना नहीं है, जकड़ना नहीं है, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि नहीं है। तो ये सब ध्यान रखना है, कोई इंटरवेंशन नहीं करके सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे ऐसा नहीं है। इससे उसमें जो भी चीज़ें रहेगी, मतलब जैसे मान लो सिक्रेशंस बनेंगे, साइनोसिस होगा, और यहाँ पे साइनोसिस हो ही रहा है, तो जब साइनोसिस हो ही रहा है तो आप ऑक्सीजन लगाओ ना, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी उसकी। अब वो नीला पड़ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। तो बच्चा जो साइनोसिस डेवलप हो रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑक्सीजन लगा दो, सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑक्सीजन लगा दो। अगला क्वेश्चन, पढ़े दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से और फिर अपना जवाब लिखे। सक्शन भी तो मुंह में ट्यूब डालते हैं प्यारे मित्र, सक्शन में मुंह में ट्यूब डालते हैं, गले में ट्यूब डालते हैं, अलग अलग जगह पे ट्यूब डालते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप साइडलाइन पोजीशन दे रहे हो, सारे सिक्रेशंस आ रहे हैं, तो यहाँ से इसको सक्शन कर सकते हो। इसके लिए मुंह के अंदर ट्यूब डालने का जरूरत नहीं है। सक्शन कैथेटर से दांत नहीं टूटे हैं किसी के, इसका मतलब आपको सक्शन कैथेटर और टंग ब्लेड के अंदर अंतर नहीं पता। टंग ब्लेड बहुत हार्ड होता है, दोनों दांत के बीच में आए तो दांत को बिखेर सकता है, लेकिन सक्शन कैथेटर से दांत थोड़ी टूटते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उसको डाल के रख थोड़ी रहे हैं सक्शन कैथेटर को, माउथ गैग को डाल के रखता है, सक्शन कैथेटर को डाल के थोड़ी रखते हैं, उससे तो सिक्रेशंस को हटा देते हैं। उस सिक्रेशन को सक करेगा, एयरवे पैटेंट होगा, साइनोसिस कम होगी, ये तो फायदे वाली बात होगी ना, है ना। तो कंपेयर करो दोनों के अंदर। पत्थर और जो है, आप केले को सेम मत समझो, केला बहुत सॉफ्ट होता है, खा सकते हो आप, पत्थर को खाओगे तो दांत टूटेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि एज ए नर्स आप प्रिपेयर करें क्लाइंट को जो डायग्नोस हुआ है हर्शुस्प्रंग्स बीमारी का। कौन सी बीमारी डायग्नोस हुई है बच्चे में?
हर्चुस्प्रुंग्स बीमारी डायग्नोस हुई है। विच सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर डॉक्यूमेंट बाय द नर्स, इस बीमारी का कौन सा सिम्टम आप एज ए नर्स वहां पे डॉक्यूमेंट करेंगे? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डायरिया, ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल ऑफ जेली लाइक स्टूल, और फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। टंग बाइट को प्रिवेंट करने के बचाने के लिए, अच्छा टंग बाइट को बचा लोगे और दांत भले ही टूट जाए। जिंदगी में एक बात याद रखना, जीभ के घाव जो होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी जीभ के ऊपर पट्टी नहीं किया हमने, लेकिन जीभ के दिए हुए घाव जो होते हैं ना वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होते हैं। तो जीभ के घाव तो ठीक हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, जीभ से किसी को घाव मत देना। तो टंग बाइट में जीभ पे घाव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, और वो हील हो जाएगा बिना किसी पट्टी के। लेकिन अगर दांत टूट गए ना तो ये कभी ठीक नहीं होंगे। सेकेंडरी टीथ जो होता है ना वो एक बार जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। ये तो आ जाएगी क्या, प्राइमरी टीथ होते तो आ जाते, सेकेंडरी टीथ वापस नहीं आते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर्चुस्प्रुंग्स बीमारी, ये लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है प्यारे मित्रों। लार्ज इंटेस्टाइन की जो बीमारी है हर्चुस्प्रुंग बीमारी, जो लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, सिग्मोइड एरिया की बीमारी है, और वहाँ पे एक गैंग्लियोनिक कंडीशन है, मेगा कोलन इसके अंदर होता है, और मिकोनियम जो है वो बच्चे में एब्सेंट होगा। बच्चा पैदा हो जाएगा, मिकोनियम जो है वहाँ पे एब्सेंट होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बीमारी को जब हम किसी बच्चे में असेस करते हैं तो स्टूल जो होता है, बेसिकली इस बीमारी में होता कहाँ, ये बीमारी थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये बीमारी समझ में आ जाएगी। कि मान लो ये आपका स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो बीमारी होती है हर्चुस्प्रुंग्स बीमारी प्यारे मित्रों, ये कहाँ होती है, सिग्मोइड और रेक्टल, ये जो एरिया है इस एरिया की बीमारी है हर्चुस्प्रुंग्स बीमारी, ये एरिया का बीमारी है। तो बीमारी का जो पार्ट रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये सिग्मोइड और रेक्टम वाला एरिया है, सिग्मोइड कॉलन और रेक्टल वाला एरिया है। और ये सिग्मो रेक्टल एरिया जो रहता है यहाँ पे ए गैंग्लियोनिक कंडीशन रहती है। कैसी कंडीशन रहती है, ए गैंग्लियोनिक। ए गैंग्लियोनिक मतलब होता है एब्सेंट ऑफ गैंग्लिया। जब यहाँ पे गैंग्लिया एब्सेंट होएगा तो नो पेरिस्टालसिस, कोई पेरिस्टालसिस नहीं है, कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है। गैंग्लिया एब्सेंट होगा तो यहाँ पे कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है, कोई पेरिस्टालसिस नहीं है। तो होगा क्या कि ऊपर से जो भी फूड आइटम आया, ये यहाँ पे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे आया, जब ये यहाँ पे आ गया तो यहीं पे भरेगा, यहीं पे भरेगा, यहीं पे भरेगा, क्योंकि आगे मूव नहीं कर सकता, आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है। तो भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, और इसके भरने से ये जो आंत है, इस आंत का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब आंत का साइज बड़ा हो जाता है प्यारे मित्रों तो उसको हम बोलते हैं मेगा कोलन। क्या बोलते हैं इसको, मेगा कोलन। इस बीमारी के अंदर, कौन सी बीमारी में, हर्चुस्प्रुंग्स बीमारी के अंदर एक गैंग्लियोनिक कंडीशन होने की वजह से आंत साइज में बड़ा हो जाता है, इसको मेगा कोलन कहते हैं। और इस बच्चे में यहाँ पे मिकोनियम रहता है, तो इनिशियल लाइफ में बच्चे में मिकोनियम जो है वो एब्सेंट होता है। मिकोनियम बच्चे में क्या होगा, एब्सेंट। फर्स्ट स्टूल बच्चा पास करेगा ही नहीं, पहले 48 घंटे तक भी मिकोनियम पास नहीं किया, क्योंकि मिकोनियम आए कहाँ से, बाहर, यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं है। जब यहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो क्या होगा, पीछे से प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर लगता है तो छोटी जगह से ये जो फीकल मैटर है ये बेचारा आगे निकलने की कोशिश करेगा और बाहर आ जाएगा। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं था, ये क्या हुआ था, ये पीछे से प्रेशर लगा, और इस प्रेशर की वजह से ये जो आपका फीकल मैटर है ये यहाँ पे बाहर आ गया, और प्रेशर की वजह से, बाकी यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं था। तो जब ये बाहर आया तो इस फीकल मैटर का शेप कुछ ऐसा था, इसकी शक्ल कुछ ऐसी थी। इस शेप को देख के हमने बोला कि ये रिबन जैसा स्टूल है। क्या बोलते हैं, रिबन लाइक स्टूल। क्या बोलते हैं इसको, रिबन। रिबन मतलब रबर, उसके जैसा स्टूल है, तो इसको हम नाम देते हैं रिबन लाइक स्टूल। इस सवाल में यहाँ पे ऑप्शन में आपने देखा है हर्चुस्प्रुंग्स बीमारी में लिखा हुआ है फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। क्या लिखा है, फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। स्टूल के पैटर्न को देख के हम आंत की बीमारी को बता सकते हैं। जैसे अगर प्यारे दोस्तों स्टूल जो है, जो इंडिविजुअल है उसके अंदर
नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही हो और वो प्रोजेक्टाइल इन नेचर हो, और वो कैसी हो, नॉन बिलियस। तो कि बच्चे के अंदर अगर नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है और उसका नेचर हमेशा प्रोजेक्टाइल हो, तो ये बीमारी कहलाती है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही हो, नॉन बिलियस नेचर के अंदर हो, तो पाइलोरिक एंट्रम का बीमारी है, स्टोमक के लोअर स्फिंक्टर का बीमारी है, इसको हम लोअर स्फिंक्टर ऑफ स्टोमक के नाम से जानते हैं, और वहां पे ये सिम्टम है। या फिर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अगर हो रही है तो हम ये भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आईसीपी बढ़ा हुआ है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग दो कंडीशन में होती है, एक तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और दूसरा जब पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है, जो स्टोमक का जो आउटलेट पार्ट है, आपका जो स्टोमक है, इस स्टोमक का जो आउटलेट पार्ट है, आउटलेट पार्ट मतलब स्टोमक जहाँ आगे खाली होता है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, और वहाँ की जो मसल है उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाना, स्टेनोसिस वर्ड यूज होता है। तो पाइलोरिक मसल का हाइपरट्रोफी हो जाना पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। स्टोमक का आउटलेट डिवाइस जो है वो नैरो हो गया है। डायरिया जो है प्यारे दोस्तों, डायरियल डिजीज दो तरह की होती है। एक डायरियल डिजीज जो होती है उसको हम टाइफॉइड के नाम से जानते हैं, और दूसरा डायरियल डिजीज जो होती है उसको हम कोलेरा के नाम से जानते हैं, कोलेरा। और ये भी हाथ को ही अफेक्ट करती है, ओरोफिकल रूट से होती है। टाइफॉइड को हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है, और कोलेरा जो है उसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेरी, जो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। प्यारे दोस्तों, टाइफॉइड और कोलेरा दोनों में डायरिया देखने को मिलता है, और इनमें भी स्टूल का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं टाइफॉइड में बात करूं तो पी सूप स्टूल, कैसा स्टूल आता है, पी सूप स्टूल आता है। और अगर मैं वहां पे आपका कोलेरा में बात करूंगा तो यहाँ पे राइस वाटर स्टूल आता है, राइस वाटर स्टूल। तो एक स्टूल जो रहता है वो तो आपका पी सूप स्टूल रहता है, और एक स्टूल रहता है राइस वाटर स्टूल। ये दोनों डायरियल डिजीज है। प्यारे दोस्तों, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल एंड जेली। अगर किसी स्टूल के अंदर रेड ब्लड है, म्यूकस है और जेली लाइक सब्सटेंस है स्टूल के अंदर, तो ये प्यारे दोस्तों किसको इंडिकेट करता है, ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल और जेली लाइक स्टूल हर्चुस्प्रंग्स डिजीज को इंडिकेट कर नहीं करता है, इनटू ससेप्शन को करता है। किसको, इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन का मतलब होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। जब आपका प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन जो होता है वो डिस्टल इंटेस्टाइन के एंड के अंदर टेलीस्कोप हो जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है, उस बीमारी को हम इनटू ससेप्शन के नाम से जानते हैं। तो हर एक बीमारी में स्टूल का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे हमने बोला प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में डायरिया होता है, टाइफॉइड में पी सूप स्टूल, कोलेरा में राइस वाटर स्टूल, और इनटू ससेप्शन होता है रेड ब्लड जेली मिक्स स्टूल, और रिबन लाइक स्टूल होता है हर्चुस्प्रंग्स वाली बीमारी के अंदर। समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है? ऊपर से जाने लगे तो बता देना, बोले सर ये तो बहुत मामला ऊपर से निकल रहा है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, इजी इजी क्वेश्चन लाओ। कुछ लोगों की आदत होती है इजी क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने होते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो अगर ये आ गया समझ में ना, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप निपटा ही दोगे, बहुत आसान होगा। क्योंकि इतनी बातें अगर हम पढ़ लेंगे तो एग्जाम में क्या, एग्जाम में तो क्या आएगा, टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है या वायरल, अंधा ही बता दे बैक्टीरियल बीमारी है कि वायरल, लेकिन आएगा यही सवाल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइफाइड है वो कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। हम तो टाइफाइड की पूरा खानदान याद कर रहे हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ टाइफाइड बैक्टीरियल है या वायरल है इतना सब पूछा जाएगा, है कि नहीं है? तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। हाँ, थोड़े क्वेश्चन के लेवल हाई है, हाँ बिल्कुल हाई है, होना भी चाहिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा बड़ा सोचे, थोड़ा ऊपर सोचे, है कि नहीं है? बिल्कुल, इतने इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम में। हाँ, इतने इजी क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये इजी नहीं है मतलब इससे भी इजी आते हैं। आपको जो कभी हमने बोला ना कि ये देखो सीएचओ का पेपर है, आप कहोगे ये था क्या, बताएंगे कभी सीएचओ का पेपर भी बताएंगे, है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस होना है, चीज़ों को समझना है, अपने आप को चीज़ों के साथ में जोड़ना है, आत्मसात करना है, मजा आएगा। हाँ, आसान क्वेश्चन तो ज़्यादा गलत होते हैं, सही बात है। चलिए बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट
फॉर एन एडोलसेंट आफ्टर एन एपेंडेक्टमी। बताइए, एक एडोलसेंट के अंदर आपने अपेंडेक्टमी की, अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया, बताइए क्या होगा? एडोलसेंट है, अपेंडेक्टमी कर दिया, बताइए क्या आंसर है? फॉलोइंग वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट, प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट फॉर एन एडोलसेंट आफ्टर अपेंडेक्टमी। एक एडोलसेंट में अपेंडेक्टमी के बाद में, अपेंडेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। जब आप अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं तो इसको अपेंडेक्टमी कहते हैं। तो अपेंडिक्स को रिमूव करने के बाद में एडोलसेंट के अंदर कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, असेसमेंट रहेगा? पहला है द ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फंक्शन, असेसमेंट अबाउट पेन। ए, सी और डी हो गया कंफ्यूजन है। प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट एडोलसेंट में आफ्टर अपेंडेक्टमी, ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फंक्शन और असेसमेंट अबाउट पेन। प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट फॉर एन एडोलसेंट आफ्टर एन अपेंडेक्टमी। सभी लोग जवाब लिखे प्यारे दोस्तों, बड़ा इजी सवाल है, सभी तरह के जवाब यहाँ पे लग रहे हैं। ए और डी में कंफ्यूजन चल रहा है बहुत सारे लोगों को, है पेन प्रायोरिटी है ऐसा कई लोगों ने माना है, कई लोगों ने माना है ड्रेसिंग देखेंगे सर्जिकल साइट में। देखो यहाँ पे सवाल ने प्रायोरिटी का सवाल है, प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन एडोलसेंट, उम्र देखिएगा एडोलसेंट है और आफ्टर अपेंडेक्टमी यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे वैसे 4 ऑप्शन है जिसमें ये देखो कि ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ये फ्लूइड से संबंधित है, ये फ्लूइड से संबंधित है, ये ब्लीडिंग और इन्फेक्शन से संबंधित है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर डाली हुई है तो फंक्शन देखना है उसके, और असेसमेंट करना है पेन का। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पेन को देखना, फ्लूइड को देना, हेमरेज और सर्जिकल साइट ड्रेसिंग इन्फेक्शन को देखना या ट्यूब डालना, ये सभी बातें वहां पे रहेगी। अब अपेंडेक्टमी में ट्यूब डालें ऐसा लिखा, ऐसा जरूरी नहीं है। अपेंडिक्स का सर्जरी क्या है, ट्यूब डालें ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं है? और अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें कि जैसे ही आपने सर्जरी किया और उसके बाद में पहली प्रायोरिटी क्या है, तो हर सर्जरी के बाद में पहली प्रायोरिटी होती है फ्लूइड और ब्लीडिंग। मतलब हर एक मरीज में सर्जरी के बाद में पहली प्रायोरिटी हमेशा हेमरेज होता है, हेमरेज। और हेमरेज अगर हुआ है और ज्यादा हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है तो फिर हम यहाँ पे फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करते हैं। वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो असेसमेंट अबाउट पेन जो है ये पहली प्रायोरिटी नहीं है। जो डी आंसर लिख रहे हैं सभी लोग, सर्जरी के बाद में है ना, नर्सिंग असेसमेंट फॉर एन एडोलसेंट आफ्टर अपेंडेक्टमी। अगर सर्जरी नहीं हो रखी होती और सर्जरी से पहले का मरीज होता है तो पेन के लिए हम जाते हैं वहां पे, लेकिन सर्जरी के बाद में मरीज आया तो पेन की बात यहाँ पे नहीं रहेगी, है ना। असेसमेंट अबाउट द पेन और मैनेजमेंट ऑफ द पेन इज ऑलवेज प्रायर टू द सर्जरी। सर्जरी से पहले मरीज का यही सिम्टम था, लेकिन सर्जरी के बाद में एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, पेन का कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का फंक्शन। अगर लगी हुई है तो उसकी पेटेंसी जरूरी है, तभी अपेंडिक्स जो है उसका हीलिंग पॉसिबल होगा। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का फंक्शन जो है वो देखेंगे, पर अभी है या नहीं है ऐसा कंफर्म नहीं है। यहाँ पे ड्रेसिंग और दूसरा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, तो फ्लूइड तो देंगे लेकिन पहला प्रायोरिटी हमेशा रहेगा कि वी असेस द ड्रेसिंग फॉर हेमरेज। अगर हम सर्जिकल साइट की ड्रेसिंग को देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि कहीं ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्रेसिंग अगर एकदम ड्राई मटेरियल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमेशा बाय डिफॉल्ट रूल है कि कोई स्पेसिफिक बात अगर सवाल में नहीं दी हुई है और सर्जरी के बाद का पहला मैनेजमेंट देखा है तो ड्रेसिंग ही देखो। भाई किसी मरीज में हेमरेज होगा आपको कैसे पता चलेगा? तो जहाँ काटा पीटा है वहां पे देखो ब्लड स्टैंड तो नहीं हुई है, खूब सारा ब्लड तो नहीं निकला है। अगर निकला है तो हाथों इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो मरीज खाली हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है मरीज में यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली प्रायोरिटी के आधार पे क्या देखना है
कि मरीज को सर्जिकल साइट के ऊपर ड्रेसिंग जो है उसका असेसमेंट करता है प्यारे मित्रों। ओरल थ्रस्ट का पॉजिटिव एजेंट बताना है। ओरल थ्रस्ट, ओरल कैंडिडाइसिस। सर्जरी के बाद में हेमरेज ऑलवेज प्रायोरिटी है, ये बाय डिफॉल्ट रूल है, याद रखना। किसी भी सर्जरी के बाद में कुछ स्पेशल नहीं पूछा हो तो आपको हेमरेज के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हेमरेज तो होता ही है, जहाँ पे आपने काट छाट की है वहां से ब्लीडिंग तो होगी, एक सिंपल सा टास्क है ऐसा। पॉजिटिव एजेंट पूछा है ओरल थ्रस्ट का, कैंडिडा एल्बिकेंस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, एस्परग्लोसिस और नन ऑफ द अबव। ओरल थ्रस्ट याद रखना दोस्तों, ओरल थ्रस्ट, इसी को हम ओरल कैंडिडाइसिस कहते हैं। ये क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। और ये किसका फंगल इन्फेक्शन है? ये फंगल इन्फेक्शन है माउथ का, या वी कैन से ओरल म्यूकोसा का। ओरल म्यूकोसा का फंगल इन्फेक्शन होता है ओरल थ्रस्ट या ओरल कैंडिडाइसिस। इस फंगल इन्फेक्शन के अंदर, इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से इसके क्लिनिकल साइन के रूप में वहां पे वाइट पेची, याद रखना, वाइट पेचेस बनते हैं, और वो भी कर्डी, वाइट पेचेस बनते हैं, कर्डी पेचेस बनते हैं ऑन टंग एंड माउथ। जीभ के ऊपर और मुंह के अंदर वाइट कर्डी पेचेस बनते हैं। ओरल थ्रस्ट या ओरल कैंडिडाइसिस के अंदर जीभ के ऊपर और माउथ के अंदर वाइट कलर के कर्डी पेचेस बनते हैं। और इसको ट्रीट करने का जो तरीका रहता है, मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट जो रहेगा वो कैंडिडा एल्बिकेंस रहता है। जब फंगल इन्फेक्शन है तो फंगस ही इसका पॉजिटिव एजेंट है, कैंडिडा एल्बिकेंस। और ये जो वाइट कर्डी लीजन है, इसको अगर ट्रीट करना है तो वहाँ पे निस्टेटिन काम में लेते हैं। निस्टेटिन, निस्टेटिन जो होता है ये लोकली अप्लाई करते हैं उस वाइट कर्डी लीजन्स के ऊपर जो ओरल एरिया में है। एंटी फंगल ड्रॉप होता है निस्टेटिन, ये क्या है? एंटी फंगल ड्रॉप। और इस एंटी फंगल ड्रॉप को ओरल एरिया में अप्लाई करके और वहां पे ये जो लीजन है इनको क्लियर किया जाता है। तो ओरल कैंडिडाइसिस और ओरल थ्रस्ट फंगल इन्फेक्शन है, वाइट कर्डी लीजन बनेंगे, कैंडिडा एल्बिकेंस इसका पॉजिटिव एजेंट है। टोक्सोप्लाज्मोसिस, एस्परजिलोसिस, ये ओरल थ्रस्ट के पॉजिटिव एजेंट नहीं है। हालांकि इनसे ये भी पैरासाइट और फंगल इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन ये ओरल थ्रस्ट नहीं करते हैं, ओरल कैंडिडाइसिस नहीं करते हैं। ओरल कैंडिडाइसिस का पॉजिटिव एजेंट तो क्या रहेगा? कैंडिडा एल्बिकेंस। अगला क्वेश्चन यह है प्यारे दोस्तों कि वन ऑफ द मेजर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। याद रखना, यहाँ पे बच्चा है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको हम ADHD के नाम से जानते हैं। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या इसको और नाम से जानते हैं काइनेटिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? काइनेटिक सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर काइनेटिक सिंड्रोम। काइनेटिक सिंड्रोम का बच्चा है, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम का जो बच्चा है उसमें पहला क्या मेजर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक जो है देखने को मिलेगा? पहला लिखा है प्यारे दोस्तों, कंटिन्यू यूज ऑफ रिचुअल्स ओवर एक्शन टू स्टिमुलाई, रिटार्डेशन स्पीच डेवलपमेंट, इनएबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट। सभी लोग जवाब लिखे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर काइनेटिक सिंड्रोम का बच्चा है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव रहते हैं और इनमें अटेंशन की डेफिशिएंसी रहती है। जैसे ये बच्चे जो होते हैं पूरे दिन इनके जो मूवमेंट होते हैं उनमें कोई भी काम ये कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसने कहा कि भाई अभी मैं खेलूंगा, और उसने एक बैट को हाथ में लिया। अब बैट हाथ में लिया, बैट लेके जा रहा है, खेला ही नहीं, उससे पहले बैट को छोड़ दिया, रिमोट हाथ में ले लिया, अब मैं टीवी देखूंगा। थोड़ी देर तक उसको हाथ में रखा और वो पूरा काम किया ही नहीं, उसको रख दिया और कुछ और चीज हाथ में ले लिया, फुटबॉल में खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। मतलब कोई भी काम है उसके अंदर अटेंशन की डेफिशिएंसी है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो हमेशा हाइपर रहती है। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कंटिन्यू यूज ऑफ, कंटिन्यू किसी चीज को यूज नहीं कर पाएगा, वो हमेशा ओवर रिएक्ट करेगा किसी स्टिमुलाई का, ओवर रिएक्ट करेगा और हाइपर एक्टिव रहेगा। रिटार्ड स्पीच नहीं रहेगी उसमें, और
एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है उसको यूज नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसमें ओवर एक्टिविटी होगी। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओवर एक्शन या ओवर रिएक्शन। और ओवर एक्टिविटी जो है यही तो इसका मेन इश्यू है। ओवर रिएक्टिविटी वजह से वो चीज़ों के ऊपर अटेंशन नहीं दे पा रहा है। इसको एक काइनेटिक सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है, बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या नेफ्रोसिस होता है, और प्रोटीन यूरिया वहाँ पे होता है, हाइपोएल्बिनीमिया होता है, और उसकी वजह से एक और इम्पोर्टेंट बात हमने पढ़ी थी, बॉडी में एडिमा हो जाता है। तो इसी से संबंधित ये सवाल है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो कौन से हैं? हाइपरटेंशन, जनरलाइज एडिमा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट और इमेचूरिया। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मरीज में पूछा है। मोस्ट कॉमन तो हमने बताया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में का बीपी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि आगे जाके जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो कन्वर्ट हो जाए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, और ऐसा कुछ वहाँ पे समस्या हो, है ना, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एजीएन जो बीमारी है, ऐसा कुछ वहाँ पे हो, तब यहाँ पे जो ये देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन वगैरह। जब तक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तब तक ब्लड प्रेशर लगभग ठीक रहता है, उल्टा फ्लूइड के शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा, यूरिन आउटपुट बढ़ने की जगह कम होने की ही रिस्क होती है पूरी, और इमेचूरिया जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो प्रोटीन यूरिया होता है, उसके बाद में जनरलाइज एडिमा होता है, और उसके बाद में हमने बताया था एक सिम्टम जो है प्रोटीन यूरिया जनरलाइज एडिमा के अलावा जो है हाइपोएल्बिनीमिया रहेगा, जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की कमी रहेगी, ऐसी बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पहली अप्रोच आपकी क्या रहेगी? प्रोटीन यूरिया को कम करो, और उसको कम करने के लिए प्रेडनिसोन दवाई दी जाती है। प्रेडनिसोन एक स्टेरॉइड ड्रग है प्यारे दोस्तों, और स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट सबसे पहले किया जाता है, और ये स्टेरॉइड जो है उसको रोकने का काम करेगा। तो मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फीचर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का रहेगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा? प्रोटीन यूरिया और एडिमा। अब अगर किसी बच्चे के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, ये अगला बीमारी है जो हमने बताया है। एक था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और अगला जो बीमारी है इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSGN। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल क्यों बोला? क्योंकि पहले इसको बीमारी हुई है स्ट्रेप्टोकोकल, जो है द डिजीज इज नॉन एज ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो सबसे पहले क्या करता है, ये बैक्टीरिया सोर थ्रोट करता है, सोर थ्रोट। और सोर थ्रोट करने के बाद में इस बैक्टीरिया ने सोर थ्रोट किया, और ये लीड करके क्या हो गया, वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। तो स्ट्रेप्टोकोकल एक बैक्टीरिया है और वो लीड करके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का रिजल्ट के रूप में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। समझ में आई कहानी? क्या पूछना चाह रहे हैं हमने यहाँ पे पूछा है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो आगे जाके उस मरीज को क्या हो सकता है, मतलब इसका भी कॉम्प्लिकेशन पूछा है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सवाल समझ ही नहीं पा रहे हो आप। अगर किसी को हमने बोला ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, और इस इन्फेक्शन के बाद में उसको अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, तो इसका एसोसिएशन किसके साथ में है, मतलब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा आगे जाके, ये बताना है आपको। पहला लिखा हुआ है नेफ्रिटिक सिंड्रोम, दूसरा है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तीसरा है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम थोड़ी होता है उसके कॉम्प्लिकेशन। तो एजीएन का वैसे तो अगर मैं इसकी बात करूं PSGN का, तो बेसिकली इसका कॉम्प्लिकेशन जो रहता है नॉर्मली, मतलब द थिंग इज दैट कि ये खुद कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ये जो बैक्टीरिया है दैट इज नॉन एज ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, इस बैक्टीरिया के कॉम्प्लिकेशन के रूप में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है। जब मरीज को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो इसके एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में रीनल फेलियर होता है बेसिकली। मतलब इसका जब कॉम्प्लिकेशंस होगा इसका,
तो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है बेसिकली रीनल फेलियर, और ये किडनी के अंदर की बीमारी है सारी की सारी। तो रीनल फेलियर का कारण कौन कौन बन सकता है, जैसे एक लिखा हुआ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो ये जो तीनों चीजें हैं उसमें ये छोटे रूप है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के छोटे रूप है। कुछ तो उससे पहले ही हो जाता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रेटिक सिंड्रोम इससे पहले वाली कंडीशन है। लेकिन ये जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, प्यारे मित्रों, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये जो है ये कॉम्प्लिकेशन है जो आगे जाके एक्यूट रीनल फेलियर का कारण बनेंगे। तो जिनको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में आगे जाके उसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ATN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वो हो जाता है। और इस एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से रीनल फेलियर जो है वो वहाँ पे होने की पूरी रिस्क रहती है। तो कहने का मतलब है पहले वो हुआ इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हुआ आपका इस बैक्टीरिया से, उसने जाके आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किया, उसकी वजह से धीरे धीरे ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुआ, वहाँ पे ट्यूब पूरी तरीके से खराब हुआ, नेक्रोटिक चेंजेज हुआ, और वो लीड करके वहाँ पे क्या हो गया, रीनल फेलियर। थोड़ा सवाल जो है वो हाई प्रोफाइल सवाल है, लेकिन इतना भी मतलब नहीं है कि आपको आप जवाब ना लिख सके, लेकिन थोड़ा हाई प्रोफाइल सवाल है बिल्कुल। और ट्यूब जो है रीनल ट्यूब्यूल जो है उसका नेक्रोसिस जब होने लग जाता है तो किडनी अपने फंक्शंस को लॉस करती है, और किडनी का जब GFR कम होने लग जाता है, रीनल फंक्शन लॉस हो जाता है, तो हम उसको रीनल फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। अगर उसमें रिवर्सिबिलिटी की संभावना है तो एक्यूट फेलियर है, और संभावना नहीं है तो उसको क्रॉनिक फेलियर बोलते हैं। 10-year-old child diagnosed with a lymphocytic thyroiditis. The nurse should explain to the parents the child that the condition is chronic, difficulty to treat, inherited, probably temporary. सवाल बड़ा जबरदस्त है। सवाल में हमने क्या बोला कि 10 साल का एक बच्चा है, डायग्नोस हुआ है लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस के साथ में, और एज ए नर्स आप एक्सप्लेन कर रहे हो पेरेंट्स को, तो बच्चा जो है उसमें कौन सी कंडीशन है, ये मतलब ये कैसी, मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस जो है वो कैसी बीमारी है। ये बीमारी आपकी क्रॉनिक है, डिफिकल्टी टू ट्रीट है, इनहेरिटेड है, या प्रोबेबली टेम्पररी बीमारी है। सभी लोगों को जवाब लिखना है कि ये किस तरह का बीमारी है, लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। जवाब सभी को लिखना है और अपना बेस्ट जवाब लिखना है। सवाल का जवाब सभी को लिखना है और अपना बेस्ट जवाब लिखना है। याद रहे दोस्तों, आज का जो ये सेशन था ये 6 बजे से था, और कल भी ये CHO स्पेशल सेशन 6 बजे होगा, और मिक्स टाइप के क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम कल पढ़ने वाले हैं। आज ठीक 15 मिनट बाद में नॉर्थ सेट सीरीज का सेशन है, ठीक 8:15 बजे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। 8:15 बजे दूसरा सेशन है, 15 मिनट में नाश्ता वास्ता करके आ जाइए। एक जबरदस्त सेशन जिसके अंदर होने वाले हैं बहुत शानदार टाइप के क्वेश्चंस, बेसिक जो ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल का जो पोर्शन रहता है उसको बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं जो है नॉर्थ सेट सेशन के अंदर। तो ठीक 15 मिनट बाद में हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, अपने आप को कॉन्फिडेंट करेंगे। इस सवाल का जवाब जो है वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन में क्या ऐसी खास बातें थी जो आपने पढ़ी, सीखी और समझी। थोड़ा हमने सेशन के लेवल को आज अप रखा है, इसलिए कुछ रसगुल्ले थोड़े डापा चूक हो गए, तो घबराने का जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर तरीके का वक्त आता है, वक्त वक्त की बात है, कभी आपके पाले में तो कभी आपके खिलाफ है। आपको एक ही तरह से खड़े रहना है वहां पे, तो सफलता मिलना आपको श्योर है। किसी ने खूब कहा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा ठीक 15 मिनट बाद में एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।